गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 8 अप्रैल 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर के अंदर हम कुछ कॉमन आर्टिकल्स को देख पाएंगे जिनको हम करने वाले हैं किसी एक ही न्यूज़पेपर से, जिसमें भी वो ज़्यादा डिटेल से बताए गए होंगे। इससे जो कॉमन आर्टिकल्स होंगे वो तो यहाँ पर कवर होंगे ही, उसके साथ साथ में हम देख पाएंगे कि जो अदर आर्टिकल्स हैं, डिफरेंट आर्टिकल हैं जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको भी हम कवर यहाँ पर कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के पहले आर्टिकल से जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल बात कर रहा है महाराष्ट्र कमीशन की, जिन्होंने एक स्टेट एफिडेविट के अंदर जो बॉम्बे हाई कोर्ट में रखा है उसके अंदर कुछ अपनी रिपोर्ट छापी है, फाइंडिंग उनकी निकल कर आई है। क्या क्या वो फाइंडिंग है, चलिए ज़रा उनको देख लेते हैं। अब ये जो रिपोर्ट रखी गई है पैनल के द्वारा, वो रखी गई है महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन, तो MSBCC। देखिए क्या हो रहा है कि लगातार महाराष्ट्र के अंदर मराठा कोटा की बात चल रही थी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मराठा लोग थे, कम्युनिटी के लोग थे जो यहाँ पर सामने आ रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, कह रहे थे कि हमको भी उतना ही रिजर्वेशन आरक्षण की ज़रूरत है जितनी किसी अदर ओबीसी या फिर जो और अदर कास्टेज हैं उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत होती है, आरक्षण की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा इस मात्रा में सफ़र कर रहे हैं। अब क्योंकि हमें पता है कि देखिए 50% की जो एक कैटेगरी है उससे ऊपर किसी को भी यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है, तो इसी वजह से बार बार जब कोई भी गवर्नमेंट सामने आती है तो वो इनको वादा तो कर देती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो होते हैं वो इसको स्ट्रक डाउन कर देते हैं कि आप लिमिट्स को नहीं बढ़ा सकते हो। अब यहीं पे हम देखते हैं कि यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ रिपोर्ट मंगवाई एमपी जो महाराष्ट्र का यहाँ पर बैकवर्ड क्लास कमीशन है MSBCC से, और वहाँ पर जिसको लीड कर रहे थे, अब उसको लीड कौन कर रहे थे, हेड भी जो थे वो भी खुद एक रिटायर्ड जज ही थे, खुद एक रिटायर्ड जज ही रह चुके हैं, जिनका नाम था सुनील बी सुखरे। इन्होंने बताया कि कैसे जो गर्ल चाइल्ड की मैरिज का रेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटी के अंदर बढ़ गया है। रीज़न यही है कि गर्ल चाइल्ड जो होती हैं, छोटी होती है, उनके ऊपर खर्च ज़्यादा ना करना पड़े, इसी वजह से उनको शुरुआत में ही यहाँ पर शादी करके भेज दिया जाता है। गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है मराठा कम्युनिटी का वो लगातार घटता जा रहा है। पहले जो कम्युनिटी थी वो हम देखेंगे कि लगभग यहाँ पर 49% जो थी गवर्नमेंट यहाँ पर जॉब्स उनकी होती थी, 14% वो अब आ चुकी हैं 9% पे। तो ये काफ़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है, काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक ये सिचुएशन, ये घटना यहाँ पर सामने दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो BPL हाउसेज हैं या फिर जो लैंडलेसनेस लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो बस ऐसे ही रहते हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये भी पाया गया है कि मराठा वुमेन जो है उनमें से 43% ऐसी महिलाएं हैं जो यहाँ पर मैनुअल वर्कर की तरह काम करती है, यानी कि रोज का उनको काम करना होता है किसी और के लिए, अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए, और उनकी जो सर्विसेज हैं गवर्नमेंट सर्विसेज में वो भी बहुत ही कम है। इसी वजह से अब देखते हैं कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट या बॉम्बे हाई कोर्ट का क्या हम देख पाएंगे निर्णय आएगा, क्या वो निर्णय सुप्रीम कोर्ट को लागू होगा, क्या फिर इनको भी रिजर्वेशन इन्हीं फाइंडिंग के ऊपर दिया जाएगा, क्या इसमें कुछ कटौती होगी, क्या इसमें कुछ कटौती नहीं होगी, क्या सरकार या कमीशन की यहाँ पर बात चलेंगी। और भी जो कमीशंस आए हैं उन पे हम अपडेटेड जब आर्टिकल आएगा तो उसके साथ आगे बढ़ेंगे। फिलहाल के लिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। दूसरे आर्टिकल को देखते हैं जो कि है RBI होल्ड्स रेपो रेट से इट्स वेटिंग फॉर इन्फ्लेशन एलिफेंट टू वॉक अवे। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी है उनकी एक मीटिंग होती है। MPC क्या होती है, चलिए जरा उसको देख लेते हैं, क्योंकि ये RBI है, MPC है, तो इससे ऑलरेडी ये बात समझ में आ चुकी है कि GS पेपर 3 के अंदर इकोनॉमी का जो पेपर है वहाँ पर ये आर्टिकल हमारा काम आने वाला है एज ए UPSC एस्पिरेंट। स्टार्ट करते हैं कि MPC क्या होता है। तो MPC होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसके अंदर 6 मेंबर होते हैं। अब ये जो 6 मेंबर होते हैं ये भी एक्चुअली 3 में 2 पार्ट्स में बटे हुए हैं, क्योंकि 3 जो होते हैं वो होते हैं गवर्नमेंट की साइड से, और 3 जो यहाँ पर मेंबर होते हैं वो होते हैं RBI की साइड से। RBI में एक होते हैं RBI के गवर्नर, दूसरे होते हैं डेप्यूटी गवर्नर, और थर्ड होते हैं जो भी RBI की यहाँ पर बोर्ड होता है उसके अंदर से जिसकी नियुक्ति की जाती है। 3 जो गवर्नमेंट की तरफ से मेंबर आते हैं वो यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से ही चुनकर भेजे जाते हैं। मोस्टली ये जो मेंबर होते हैं ये किसी यूनिवर्सिटी या एकेडमिया के अंदर बहुत अच्छा करके अपनी जगह यहाँ तक बना पाते हैं।
इनका काम होता है कि इनको बाय मंथली, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनको 2 महीनों के अंदर एक बार जरूर मिलना होता है। हालांकि जो ये लिमिटेशन है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि कभी एक बार ना भी मिल पाए, तो इसीलिए एक साल में मिनिमम इनको कितना मिलना चाहिए, तो मिनिमम इनको 4 बार जरूर मिलना होगा। इनको डिस्कशन करना होता है कि कैसे जो पॉलिसी है उसको हमें कंट्रोल में रखना है, इन्फ्लेशन महंगाई को बढ़ने नहीं देना है, ग्रोथ को काबू में रखना है। अगर 9 महीनों तक लगातार 9 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स के अंदर भी जो इन्फ्लेशन का टारगेट है, महंगाई का टारगेट है, अगर उसको कब नहीं किया जा सकता है, लागू में काबू में नहीं लाया जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा कि उनको जो आरबीआई है यहाँ पर इनकी जो भी मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी को जाकर गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है कि क्यों वो इन्फ्लेशन को अभी तक काबू में नहीं कर पाए हैं। फिलहाल के लिए स्टेटिक्स से अब बाहर निकलते हैं और आते हैं आज के करंट अफेयर की तरफ में। तो करंट अफेयर क्या कह रहा है कि देखिए, लगातार ये जो 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये मिल रही थी, और अब की बार जो इनकी मीटिंग हुई है, इन्होंने बोला है कि फिलहाल के लिए आरबीआई कुछ पैसे जो दे रहा है बैंक्स को, उनकी शॉर्ट टर्म फंडिंग नीड्स के लिए दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो रेपो रेट आरबीआई ने यहाँ पर बना के रखा है 6.5 का, उसको वो कम नहीं करने वाला है। अब रेपो रेट 6.5 होने का क्या मतलब है? देखिए, बहुत सारे तरीके होते हैं जिन तरीकों से आरबीआई जो होता है वो काबू कर पाता है यहाँ पर जो इन्फ्लेशन होता है उस पे। अब उन्हीं में से कुछ होते हैं क्वांटिटेटिव, यानी कि मात्रात्मक तरीके से ये होते हैं, और कुछ होते हैं क्वालिटेटिव, यानी कि गुणात्मक तरीके से। तो जो क्वालिटेटिव यहाँ पर होते हैं, उनमें हम देखेंगे कि आरबीआई क्या करता है, प्रेशर वगैरह डाल देता है, रीअश्योरेंस करता है, कुछ चीज़ों को सेल कर देता है, जैसे कि ट्रेजरी होते हैं, ताकि पैसे को अंदर लाए। और क्वांटिटेटिव में यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है रेपो रेट का, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो का। इसके अलावा यहाँ पर और भी बात होती है, मार्जिनल लेंडिंग रेट्स यहाँ पर होते हैं, और इसके अलावा देखेंगे रिवर्स रेपो। तो इन सारी चीज़ों, रेपो का क्या मतलब हुआ? रेपो रेट का मतलब होता है कि बैंक जो होते हैं उनको भी तो पैसे की ज़रूरत होती है ना, तो वो आरबीआई से कुछ शॉर्ट टर्म के लिए, हो सकता है 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, तो कुछ पैसे लेके आएंगे। उस पर आरबीआई उनसे कितना यहाँ पर इंटरेस्ट लेगा। अब आरबीआई जितना इंटरेस्ट ले रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि बैंक को अगर अपने लिए कमाई करनी है, बैंक को अगर अपने यहाँ पर जो स्टाफ होता है उनकी पेमेंट वगैरह करके, स्टाफ की सैलरी देने के बाद में अगर खुद कुछ प्रॉफिट कमाना है, तो इसका मतलब उन्होंने 6.5% पे आरबीआई से पैसा लिया, उसमें से उनको 1 रुपया लगेगा यहाँ पर कुछ पैसे में। अब 0.5 जो रुपये होगा उसके अंदर उसके स्टाफ की सैलरी चली जाएगी, और 0.5 वो क्या करेगा, खुद ब खुद बचा पाएगा। तो इसके बाद वो क्या कर पाएगा, 7.5 पे क्या करेगा कि जो लोन्स होगा उसको बाहर जो लोन लेने वाले हैं उनको दे पाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि जब रेपो रेट बढ़ता है, कभी क्या होता था 2020 के समय में, कोविड में हम देख पाते हैं कि रेपो रेट जो था वो 4% था। अब ये बढ़ के 6% हो गया, 6.5% एक्चुअली में, ताकि इन्फ्लेशन जो है, महंगाई, उसको काबू में किया जा सके। ये कोविड में कम क्यों था? क्योंकि कोविड में बहुत सारी अर्थव्यवस्था चल नहीं रही थी, चीज़ें हमें दिखाई दे रही थी कि कैसे थोड़ी सी डाउन थी, तो ग्रोथ भी रुकी हुई थी, इसी वजह से लोग पैसे का इस्तेमाल कम कर रहे थे, प्रोटेक्टिव हो गए थे। इमरजेंसी की सिचुएशन के अंदर ऐसा होता ही है कि लोग पैसा कम खर्च करना चाहते हैं, तो इसी वजह से आरबीआई ने 4% रखा, ताकि अगर कोई लोन लेना चाहे तो उनको 5 से 6% से यहाँ पर बैंक से लोन मिल जाए। ये होते हैं कुछ फैसले जो आरबीआई लेता है। फिलहाल के लिए उन्होंने रेपो रेट को कम नहीं किया है। ग्रोथ जो हमारी रियल जीडीपी है वो 7% से बढ़ रही है फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए भी। इन्फ्लेशन अभी 4.5 के ऊपर है। अब आप बोलेंगे कि मैम आपने इतना कुछ बता दिया है इससे रिलेटेड, लेकिन अभी तक आपने ये नहीं बताया कि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को रखना कितना होता है। तो देखिए, स्टार्टिंग में हमें जब भी ग्रोथ की बात आती थी तो हमेशा कुछ 3-4 तरीके से ग्रोथ को यहाँ पर नापा जाता है। पहला होता है कि अगर आपको डेवलपमेंट की तरफ जाना है तो आप मल्टी सेक्टर के लेवल पे कीजिए। उसमें आप क्या करेंगे, मल्टी सेक्टर पे आप जीडीपी को बढ़ा रहे हो, पर कैपिटा को बढ़ा रहे हो, उसके बाद इन्फ्लेशन को काबू में कर रहे हो, उसके बाद आप कुछ कुछ यहाँ पर स्कीम्स लेकर आ रहे हो, तो ये होती है मल्टी सेक्टर। दूसरा यहाँ पर एक स्कीम
स्कीम बनाई गई जो कि ज़्यादातर वेस्टर्न डेवलप कंट्रीज़ के अंदर अभी तक हम देख पाएंगे कि शामिल होकर उसने प्रूव किया है कि वो एक अच्छी स्कीम है। और इस स्कीम को यहाँ पर लॉन्च किया गया था। हमारे जो भूतपूर्व उर्जित पटेल यहाँ पर गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, वो बताते हैं कि आप एक काम कीजिए, सारी जो मल्टी डेवलपमेंट आप करना चाहते हो वो सब एक साथ हो जाएगा, आपको अलग अलग किसी भी चीज़ पे ज़रूरत नहीं होगी। जस्ट आप क्या कीजिए, 4 से यहाँ पे 2 ± 4 तक इन्फ्लेशन को रख लीजिए, यानी कि 4 के अंदर अगर आप 2 को प्लस करेंगे तो 6% होगा, और हम देखेंगे 4 से 2 को माइनस करेंगे तो 2% होगा। तो 2 से लेकर 6 के बीच तक अगर आप इन्फ्लेशन को रखेंगे, महंगाई की दर को रखेंगे, तो वो देश के लिए अच्छा होगा। हालांकि सबसे ज़्यादा जो अच्छा नंबर माना गया है वो माना गया है 4% का। तो ये होता है जो आरबीआई को अभी काबू में रखना होता है। Q2 की ये रिपोर्ट आई है। हमें पता है कि क्वार्टर जो होता है वो एक्चुअली में एक साल को हम 4 महीनों में बांटते हैं, और इसी वजह से जो क्वार्टर होता है वो 3 महीने का होता है। तो 3 महीने के अंदर इन्फ्लेशन की जो काउंटिंग होती है वो होती भी है CPI के ऊपर, यानी कि कंज्यूमर प्राइस जो इंडेक्स होता है उससे निकाला जाता है। अलग अलग तरीके के प्राइस इंडेक्स होते हैं, जैसे कि रिटेल प्राइस इंडेक्स होता है, हम देखेंगे कि इंडस्ट्री प्राइस इंडेक्स होता है, तो अलग अलग होते हैं। आपको याद ये रखना है प्रीलिम्स के लिए कि ये जो निकाला जाता है इन्फ्लेशन को, जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मानती है, वो किस पे मानती है? CPI के ऊपर मानती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर मानती है। खैर, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अगेन एक प्रीलिम्स के हिसाब से ही एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। छोटा सा है, चलिए इसको देख लेते हैं। आर्टिकल कहता है पिन कोड MH1718 इन अंटार्कटिका, अ पोस्ट ऑफिस विद इंडियन एड्रेस। तो अंटार्कटिका कहाँ पे है ये आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। अंटार्कटिका जो होता है वो होता है साउथ वर्ड्स। देखिए, अर्थ जो है हमारी वो इस तरीके से बनी हुई है, इसको हमने इक्वेटर से 0 डिग्री पे बांटा हुआ है। इसके ऊपर अगर आप 23.5 डिग्री की तरफ ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ जाती है। 23.5 डिग्री अगर आप नीचे आएंगे साउथ की तरफ हेमिस्फीयर में तो यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आती है। ऊपर यानी कि कर्क रेखा होती है, नीचे मकर रेखा होती है। उससे ऊपर हम जाएंगे तो 66.5 डिग्री के ऊपर टेम्परेट जोन होता है, जो कि शुरुआत हो जाता है, और इधर भी टेम्परेट जोन यहाँ तक बीच में रहता है 23.5 से 66 तक, और 66 से 90 डिग्री तक आ जाता है फ्रिज्ड जोन, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ठंड होगी, बर्फ़ होगी। अब ये जो 0 डिग्री पे हमने इसको बांटा हुआ था, इसके ऊपर जो होती है वो, क्योंकि 360 डिग्री है, अर्थ गोल है, तो 180 डिग्री तक ये जाएंगी यहाँ पर ऊपर। 180 डिग्री तक ही इक्वेटर से नीचे यहाँ पर अर्थ की जो लॉन्गिट्यूड होती है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड क्या होती है? लंबी ऐसी रेखाएं बनाई जाती हैं जिससे हम डिस्टेंस ना नाप कर टाइम को नापते हैं। हालांकि डिस्टेंस भी इसमें देखा जा सकता है। और लैटिट्यूड होती है जो इस तरीके की रेखा है जो इक्वेटर से ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। अब आप किसी भी गोल चीज़ को अगर बीच से बांट देंगे तो उसके ऊपर एक हेमिस्फेयर हो जाता है। इसको क्या बोला जाता है? आधा स्फेयर है, यानी कि तो अर्धगोला भी इसको बोल सकते हैं। तो ये ऊपर जो हेमिस्फेयर होता है वो होता है नदर्न हेमिस्फेयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध भी आप इसको बोल सकते हैं, और नीचे जो होगा वो जाना जाएगा सदर्न हेमिस्फेयर के नाम से। तो सदर्न हेमिस्फेयर के नीचे वाला जो पोल्स के अराउंड वाला एरिया होता है वहाँ पर हम अंटार्कटिका को देख पाते हैं, और ऊपर जो नॉर्थ पोल वाला रीजन है वहाँ पर हम आर्कटिक को देख पाते हैं। अब हम बात करें नीचे की, और हमारे इंडिया कहाँ पर होता है? ये अर्थ है, अर्थ का ये 0 डिग्री पे इक्वेटर है, और इंडिया जो होते हैं उसकी लोकेशन आप नदर्न हेमिस्फेयर के अंदर ईस्ट में ही देख पाएंगे। अब ये देखिए, ये जो प्राइम मेरिडियन होती है वो भी 0 डिग्री से लॉन्गिट्यूड में निकलती है, जिसमें हमने समय को 0 डिग्री माना हुआ है, क्योंकि हमारा मेरिडियन से यहाँ पर ईस्ट की तरफ हम देख पाते हैं इंडिया। तो इसी वजह से ईस्ट की तरफ जब धरती घूमती है तो कैसे घूमती है? वेस्ट से ईस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है। सूरज सबसे पहले वेस्ट के ऊपर गिरता है, जिसकी वजह से ईस्ट के ऊपर आता है, जिसकी वजह से हमारा जो समय है वो 5.5 घंटे जो होता है वो ज़्यादा होता है अगर आप किसी भी प्राइम मेरिडियन पे जाकर देखेंगे, जो कि ग्रीनविच और लंदन से निकलती है। आई होप अब आप इस आर्टिकल को अच्छे से समझ पाएंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड आप लोगों को मिल चुका है। क्या आर्टिकल बात कर रहा है कि 1984 के अंदर सबसे पहले इंडिया जो है वो अंटार्कटिका की तरफ जाता है, वहाँ पर वो अपना पहला
पोस्ट ऑफिस खोलते हैं दक्षिण गंगोत्री के ऊपर। अब जो दक्षिण गंगोत्री है वो हमारा सबसे पहले एक तरीके से स्टेशन बनाया जाता था। क्यों बनते हैं अंटार्कटिका के ऊपर स्टेशन? सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंड है, तो लाइफ तो यहाँ पर वैसे ही सस्टेनेबल नहीं है। ऑल्दो हम देखते हैं पोलर बियर्स यहाँ पर रहते हैं, पेंगुइन्स जो होते हैं वो आर्टिक के अंदर रहते हैं, ये लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन ह्यूमंस के लिए लाइफ को यहाँ पर सोच पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा ये एक हार्ड टास्क है। तो इसी वजह से हम ह्यूमंस को यहाँ पर नहीं भेज सकते हैं। लेकिन साइंटिफिक रिसर्च के लिए ऑल ओवर यूनाइटेड नेशंस जो डेवलपमेंट काउंसिल है, उन्होंने माना है कि ठीक है सभी कंट्री यहाँ पर आएंगी, अंटार्कटिका जो होगा उस पर पूरे वर्ल्ड का साझा अधिकार होगा। जैसे स्पेस होता है, अब आप लैंड में क्या होते हैं, इंडिया है, तो इंडिया का खुद का लैंड की टेरिटरी है जो उसके पास है, उसकी मैरिटाइन है जो कि हम देख पाएंगे 250 नॉटिकल माइल तक है, वो भी उसके ऊपर इकोनॉमिक उसका पूरा का पूरा काबू रहता है। कोई अगर कंट्री अगर यहाँ पर आती है और वो उसमें से कोई सामान ले भी लेती है तो इंडिया उसके ऊपर केस कर सकता है। लेकिन अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जो स्पेस की तरह यहाँ पर सभी का साझा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो अंटार्कटिका में हम देख पाएंगे कि सबसे पहले दक्षिण गंगोत्री इंडिया की पहली साइंटिफिक बेस वहाँ पर बनाया जाता है, जो पहले साल में बहुत अच्छे से काम करता है। और वहाँ पर 10,000 से ज़्यादा लेटर और मेल्स भेजे जाते हैं, क्योंकि ये हम देखते हैं कि लोगों को इसके बारे में बता दिया गया था, तो उनकी क्यूरी होती है, उनको देखना है, समझना है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। हो सकता है वो क्योंकि वहाँ पर पहुँच नहीं पाते हैं, तो इन्हीं कारणों की वजह से उनको जानना होता है। लेकिन क्या होता है, 1984 में ये बेस बनता है, लेकिन 1988 और 89 में जस्ट 4 से 5 साल के अंदर ये जो बेस था हमारा, ये बर्फ़ के अंदर सबमर्ज हो जाता है, डूब जाता है, इतनी ज़्यादा बर्फ़ वहाँ पर बनती है। और उसके बाद हम वहाँ पर दूसरा बेस निकालते हैं जिसको हम जानते हैं मैत्री के नाम से। तो ये जो दूसरा बेस है ये है मैत्री के नाम से। अब यहीं पर जनवरी 1990 में एक पोस्ट ऑफिस ब्रांच सेटअप की जाती है, इंडियाज़ मैत्री रिसर्च सेंटर ऑन अंटार्कटिका। तब से हम देख पाएंगे कि वहाँ पर बहुत सारे लेटर पहुँचते हैं। इसी वजह से ये जो MH1718 है ये एक पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है। प्रीलिम्स के लिए जैसे एक छोटा सा इंपॉर्टेंट सा ये आर्टिकल था। अब हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा टेलीग्राम के ऊपर एक ग्रुप है जहां पर हम जितने भी आर्टिकल को यहां पर डिस्कस करते हैं उनकी शॉर्ट समरी, या फिर मैं आपको अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो प्रीलिम्स के लिए नोट्स आपको वहां पर मिल जाते हैं। रात को सोने से पहले आप एक बार रिविजन करेंगे तो जो भी आपने न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं था लेकिन सुना था, तो वो आपको काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर याद हो जाएंगे। दूसरी चीज़, अगर कोई क्वेश्चन मुझे लगता है कि मेंस के लिए इसमें से सवाल पूछा जा सकता है, तो मैं उसका आंसर के फॉर्मेट में आप लोगों को एक PDF और साथ ही मैं टेक्स्ट वहाँ पर प्रोवाइड करवा देती हूँ, ये भी बताते हुए कि किस सिलेबस में किस ब्रांच में इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा जो आप वीडियो देखते हैं और इसमें जो आपको PPT मिलती है वो भी आपको PDF की फॉर्म में यहाँ पर मिल जाती है, सो दैट अगर आप चाहें तो उसको भी रिवाइज वहाँ से कर सकते हैं। इसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर ही पहला लिंक आपको इससे मिलेगा, उस पर कमेंट में जाइए और उसको ज्वाइन करिए, लिंक के ऊपर क्लिक करिए, आप ऑटोमेटिकली ग्रुप के अंदर पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट अगेन आर्टिकल हो जाता है। अब ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है GS पेपर 1 में, प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन GS पेपर 1 में क्योंकि हम देख पाते हैं कि यहाँ पर हिस्ट्री पूछी जाती है, खास करके मॉडर्न हिस्ट्री वैसे ज़्यादा पूछी जाती है, लेकिन क्योंकि प्रीलिम्स में एंशंट हिस्ट्री भी आती है और उससे रिलेटेड भी यहाँ पर सवाल आते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं एक बार कि आर्टिकल क्या बोल रहा है। आर्टिकल का बोलना है कि राखी गढ़ी फाइंडिंग इन NCERT बुक्स नर्मदा डैम रेफरेंस ड्रॉप। देखिए आर्टिकल का कहना है कि नेशनल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT जो होती है वो एक्चुअली के अंदर यहाँ पर क्या कर रही है कि जो आपकी 12th क्लास की हिस्ट्री की बुक होती है उसका पहला चैप्टर जो होगा वो होता है हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिगार्डिंग। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या है, इंडस वैली क्या है, ये तो ऑलमोस्ट हर UPSC एस्पिरेंट को पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच हो जाती है एंशंट हिस्ट्री की, और इसमें से बहुत सारे न्यूमेरियस प्रीलिम सवाल आए हुए हैं। मेंस में भी इन सवालों को पूछा गया है ऑब्वियसली, लेकिन प्रीलिम्स में इनकी जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा रही है। फिलहाल के लिए NCERT की किताबों में राखी गढ़ी जो कि एक इम्पोर्टेंट साइट है, राखी गढ़ी क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट हो जाती है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, उसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है क्योंकि ये न्यूली अभी ढूंढी गई है। इसमें से बहुत सारा हमारे पास डाटा आया है जिससे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है हड़प्पन सिविलाइजेशन
सिविलाइजेशन की वो थोड़ी सी बदल जाती है, चेंज हो जाती है। इसके लिए एनसीईआरटी बोल रही है कि हम इसको अब इसमें इंक्लूड करेंगे और जो अदर डाटा था, मान लीजिए कोई और चीज़ें थी, उसको हम यहाँ से हटा देंगे। फिर यहाँ पर जो टेक्स्ट बुक में एक प्रपोज किया गया था कि नर्मदा डैम प्रोजेक्ट जो होता है वो ट्राइबल पीपल को एडवर्सली यानी कि ख़राब तरीके से अफेक्ट कर रहा है। ये छापने से पहले, चेंज करने से पहले ही इसको ड्रॉप कर दिया गया है, आइडिया जो है इसको ड्रॉप कर दिया गया है। लेकिन अभी जो 12th की एनसीईआरटी है उनमें रिवीजन किया जाएगा, खास करके सोशियोलॉजी के जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर भी जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप होते हैं उनको भी यहाँ पर जो एक स्टिग्मा उनके ऊपर लगाया जा रहा था, पुअर बता के, पावरलेस बता के, उसको भी थोड़े से लिए यहाँ पर ड्रॉप कर दिया गया है। फिलहाल बात करते हैं कि क्या तो हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें, क्योंकि एक शॉर्ट में अगर आप लोग उसको देख लेंगे तो आपका स्टैटिक का जो पोर्शन होगा वो भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। साथ ही में करंट इसीलिए करना होता है, देखिए जीएस पेपर 1 के अंदर ही आपका आर्ट एंड कल्चर भी आता है। आर्ट एंड कल्चर के अंदर मोस्टली जो होती है, अगर हड़प्पन से कुछ आएगा तो मोस्टली क्या पूछा जाएगा, साइट्स के बारे में पूछा जाएगा, या फिर आपसे उससे रिलेटेड जो भी आर्ट है, उससे रिलेटेड जो भी क्राफ्ट है, उन सारी चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। तो इसीलिए पहले ही तैयार रहिए प्रीलिम्स के अंदर, और न्यूज़पेपर जब भी पढ़ते हैं तो अपना जो स्टैटिक का पोर्शन है वो साथ साथ रिवाइज करते रहिए। स्टार्ट करते हैं, हम भी ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हो रही है, क्या है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन वो एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है। ब्रॉन्ज एज से क्या मतलब होता है, युग की बात हो रही है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे, कभी हमारे पास क्या होता था, स्टोन एज होती थी, उसके बाद हम देखते हैं स्टोन से जब हम बाहर आते हैं तो ब्रॉन्ज में पहुंचते हैं, उसके बाद हम आयरन की तरफ जाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर इंडस्ट्रियल एज में आएंगे, उसके बाद डिजिटल एज में फ़िलहाल हम लोग चल रहे हैं। तो ये इतिहास जो है वो अलग अलग युगों के अंदर, अलग अलग टाइम पीरियडों के अंदर बांटा गया है। सबसे पहले जियोलॉजिकल स्केल होता है जो कि ज्योग्राफी में आता है, उसके बाद वो जो स्केल होता है वो अलग अलग हम देखते हैं एपोक के अंदर बटा होता है, एराज के अंदर बटा होता है, लास्ट में वो पीरियड्स में बटा होता है, और यही होते हैं कि कैसे यहाँ पर टाइम पीरियड को बांटा जाए, उसी से रेलिवेंट आप इसमें भी कर सकते हैं। माना जा रहा है कि ये जो पीरियड है वो 3300 से लेकर 1700 ईसा पूर्व या BCE के लिए था, तो लगभग अगर हम जोड़े तो ये 5500 साल पुरानी सभ्यता मानी जा रही थी। लेकिन राखी गढ़ी के अंदर कुछ नई एक्सकवेशन जो हुई है और उसमें जो हमें DNA प्राप्त हुआ है, तो उससे हमें पता चला है कि शायद ये सिविलाइजेशन जो है वो शायद 10,000 साल पहले से भी रह सकती है, जो कि इसे बहुत पुरानी बना देगी सिमेरियन और जो इजिप्ट की सिविलाइजेशन है उनके साथ से भी। तो इसका मतलब हम लोग जो है काफ़ी रिच हैं, यहाँ पर बहुत पुराने समय से ह्यूमन रह रहे हैं। फिलहाल के लिए देखते हैं कि इसकी लोकेशन क्या है। सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता जो है मेनली नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान और पाकिस्तान और साथ ही में इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है उसी में यहाँ पर हमें दिखाई देती है। ये देखिए, ये जो है ये पाकिस्तान है, पूरा का पूरा रीजन यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये पाकिस्तान को आप देख पाएंगे। लेकिन जो सभ्यता है वो तो अफगानिस्तान में भी आती है और इधर इंडिया के अंदर भी आती है। तो खैर जब यूनाइटेड इंडिया होता था, पाकिस्तान नहीं बटा था, तो मोस्टली जो ये पूरा का पूरा एरिया है फर्टाइल एरिया है, क्योंकि इंडिया में प्लेन्स के अंदर हम देख पाएंगे 2 ही एरिया, एक तो एक गंगा और ब्रह्मपुत्र वाला हम देख पाएंगे कि गंगा यमुना का प्लेन्स है, दूसरा हम यहाँ पर देखेंगे जो कि था इंडस सरस्वती का प्लेन्स। तो इसमें 5 नदियाँ वैसे ही बहती थी और यहीं पे अलग अलग इम्पोर्टेंट इसके साइट्स हैं। बात करते हैं रिलीजन एंड बिलीव्स की। देखिए, रिलीजन ऑफ बिलीव्स की बात करें तो ये जो क्ले के फिगर्स आप देख पा रहे हैं ये बनाए गए थे और ये हमें क्राफ्ट की तरह से या फिर आर्टिफैक्ट्स जो होते हैं उनकी तरीके से यहाँ पर मिले हैं एक्सकवेशन करने के बाद में, खुदाई करने के बाद में, और इनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रोबेबली ये किसी स्पिरिचुअल रिचुअल्स होते हैं या स्पेशल रिचुअल्स होते हैं उनमें इनका इस्तेमाल किया जाता था। छोटे छोटे लाइमस्टोन यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं स्कल्पचर बनाने के लिए। स्कल्पचर क्या होते हैं, जब आप पत्थर से किसी डीटी क्या होते हैं, देवताओं को यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं, तो वैसे ही इनके हिसाब से जो देवता है उनको बनाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। यहाँ पर जो बुरड किया जाता था, मान लीजिए
लीजिए किसी की डेथ हो जाती है तो उनको यहाँ पर दबाया जाता था, दफनाया जाता था, वुडन के कॉफिन बनाए जाते थे, उनके साथ में पोट्री वेसल्स, खाना, ऑर्नामेंट यानी कि गहने जो होते हैं, जेवरात जो होते हैं, वो सब कुछ गोल्ड, सिल्वर और प्रीशियस स्टोन्स के रखे जाते थे। सोसाइटी की बात करें तो मोस्टली पीसफुल फार्मर्स यहाँ पर रहते थे। लार्ज सिटीज़ बनाई जाती थी, उनमें बहुत अच्छे से स्ट्रीट होती थी यानी कि सड़कें बनाई जाती थी, ऑर्डर में वो बनाई जाती थी। ब्रिक्स जो होती थी यानी कि ईंटों का जो साइज़ है वो हर जगह पर सेम साइज़ देखने को मिला। स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि इतना अच्छे से अगर आपने किसी चीज़ को मेंटेन करके रखा है तो उसको चलाने के लिए कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन तो चाहिए ही होगी। इसी वजह से कुछ ऐसे हमें पोइट्री भी मिली है जिसमें से हम देख पाएंगे कि या तो ये किसी पुजारी की है या फिर ये किसी किंग की है। एडवांस सिविलाइजेशन इसको माना जाता है कि बहुत ही आधुनिक ये थी, कि जो एक बीच में हम लोग फिर जब वैदिक समय की तरफ जाएंगे और उसके बाद से जब हम आज के आधुनिक पीरियड में आएंगे, सिटीज़ बना रहे होंगे, तो उससे पहले ये काफ़ी आधुनिक सिविलाइजेशन थे जिसमें रनिंग वाटर के लिए सेवेज सिस्टम सब कुछ बनाया गया था। राइटिंग इनमें पहले ही डेवलप हो चुकी थी, हालांकि आज तक हम इसको डिसिफर नहीं कर पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं कि इन्होंने लिखा क्या था। हम केवल इनके जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनसे थोड़ा सा अंदाज़ा लगा पाते हैं, लेकिन इनकी भाषा को समझने में असक्षम है। लेकिन फिर भी इनके पास इनकी खुद की भाषा थी, ये लोग व्यापार करते थे, ट्रेड करते थे। सोसाइटी जो थी वो काफ़ी सारे मेन कैटेगरीज के अंदर बटी हुई थी। हालांकि इसके बहुत सारे साक्ष्य हमारे पास नहीं है, लेकिन हाउस के जो अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग जो मल्टी, कोई बहुत बड़ा बना हुआ, कोई बहुत छोटा बना हुआ, उन सब को देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोसाइटी जो थी अलग अलग वर्गों में बटी हुई थी। आर्ट के ऊपर आते हैं तो आर्टिशन जो होते हैं वो वेरियस डिज़ाइन बनाते थे। पोट्री यहाँ पर बनाई जाती थी। पोट्री में आप देख पाएंगे कि कैसे दो मटकों को बनाया हुआ है और इन्हीं के ऊपर कितनी डिज़ाइनिंग की गई है। इससे अलावा यहाँ पर ऑर्नामेंट्स थे, देखिए कैसे हमें जो है वो ऑर्नामेंट्स यहाँ पर मिले हैं। फिर कुछ स्कल्पचर बनाए जाते थे जिसको ये डांसिंग गर्ल के नाम से भी बहुत फेमस है हड़प्पा के टाइम पे। तो डांसिंग गर्ल इसको क्यों बोला गया है कि माना जा रहा था कि बहुत सारी बैंगल्स इन्होंने अपने हाथ में पहनी हुई है, एक हाथ जो है वो इनका कमर के ऊपर है और शायद ये डांस कर रही हूँ। ये जो इनके ऑर्नामेंट्स होते थे, जो जवाहरात होते थे, वो एक्चुअली में या तो क्ले से बनाए जाते थे या फिर ब्रॉन्ज या फिर सिल्वर का, चांदी का इसमें इस्तेमाल होता था। इसके अलावा टेराकोटा का भी इस्तेमाल होता था। मिट्टी से भी यहाँ पर अलग अलग खिलौने बनाए जाते थे। पंच तंत्र की कुछ न कुछ इस तरीके से कहानियाँ या फिर हम जो इम्प्रिंट है वो देख पाएंगे अलग अलग हड़प्पा की साइट्स के ऊपर। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं 2300 से लेके 2200 BC के अंदर 2 बैल बनाए गए और उन्हीं के पीछे कुछ ऐसा बनाया गया है जिसके ऊपर कोई बैठ कर जा सकता था, यानी कि खेत या फार्मिंग जो थी वो यहाँ पर होता था बहुत अच्छे तरीके से, और ये हमें ऐसे का तैसा मिला। इकोनॉमी की बात करती है तो अगेन एग्रीकल्चर पर हम आते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि कैसे हमें 2 बैल के साथ में यहाँ पर एक इंसान जो उसके ऊपर जा रहा था, वो उससे पता चलता है कि एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस बहुत ही कॉमन थी। तो इंडस वैली के जो फार्मर्स थे वो विंटर क्रॉप्स में हम देखते हैं वीट, बैरले, पीस, लेंटिल्स, लिनसर्ड और मस्टर्ड, इन सभी का इस्तेमाल करते हैं, तो जो आज के समय पे भी उगाई जाती हैं। समर में वो लोग मिलेट, सिसमे एंड कॉटन इन जैसी फसलों का उगाते थे। एविडेंस ये भी बताते हैं कि जो हाफ ऑफ द एनिमल्स थे उनकी बोन्स यहाँ पर कैटल से ही आती थी, यानी कि क्या हो रहा था कि अगर एनिमल्स को भी जो हमने देखा है, जो हमें मिले हैं, जिनकी हड्डियाँ हमें आज के समय पे मिले हैं, उनमें से आधे से ज़्यादा यहाँ पर कैटल थे। तो कैटल क्या होते हैं, जिनको आपने पाल कर रखा हुआ है। इवन पाल के रखने में भी इसमें ज़्यादातर क्या आएगा, या तो गाय आएंगी या भैंस आएंगी, ये होते हैं कैटल्स। तो इनमें हमें ज़्यादा मिला है और यही चीज़ें हमें दिखाती है कि कैसे एग्रीकल्चर का इस्तेमाल ज़्यादा होता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेड की। तो जो इंडिया सिटीज़ है वो एक्चुअली में कनेक्टेड थी रूरल एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ के साथ में। काफ़ी डिस्टेंस, रिसोर्सेज और माइनिंग के एरियाज़ हमें पता चले हैं। इसके अलावा दूर दूर तक जो ट्रेड है उसके सिम्टम्स हमें मिले। कैसे मिल जाते हैं कि इन्होंने कोई सील बनाई है। सील एक तरीके से इनका हम देखते हैं कि पास होता था, उसको वो लेकर जा रहे हैं दूसरी जगह पर, वो हमें मिल गया। यहाँ पर जो पोट्री इस्तेमाल हो रही थी, जो चीज़ें बनाई जा रही थी, वो मिली है हमें कहीं पे इजिप्ट के अंदर। तो वहाँ से हम लोग समझ पाते हैं कि ट्रेड जो था हड़प्पन्स का वो काफ़ी दूर दूर तक
था। आउटसाइडर जो आते थे वो इंडिया में इसीलिए आते थे क्योंकि उनको गहने खरीदने होते थे, मेटल से बनाए टूल्स यानी कि जो औजार होते हैं वो लेने होते थे, और साथ ही में पोइट्री काफ़ी बिकती थी। कॉटन, लंबर, ग्रेन और जो अदर फूड स्टफ्स थे वो भी यहाँ पर मेजर कमोडिटीज़ होती थी जिनको इंटरनल ट्रेड किया जाता था। मान लीजिए एक शहर था हड़प्पा के नाम से, दूसरा शहर हमारे पास हो जाता है मोहनजोदाड़ो। काफ़ी पास पास ये हैं। अभी आप लोगों को इनकी जो लोकेशन होगी वो भी दिखाई देगी। फिर तीसरा शहर हम देखते हैं राखीगढ़ी। अब यहाँ पर जो बाहर का कोई लोग आएगा, बाहर का लोग कहाँ से आएगा, मान लीजिए इजिप्ट से ही आ रहा है, इजिप्ट से आएगा, हड़प्पा के अंदर राखीगढ़ी में भी आ गया और यहाँ पर मोहनजोदाड़ो में आ गया। अब ये जाते टाइम जो सामान लेके जाएगा उसमें हीरे जवाहरात होंगे, उसमें मेटल से बने हुए कुछ धातुएं होंगी, साथ ही में पोइट्री का इस्तेमाल होगा। शायद हो सकता है कि उनके अंदर कोई लिक्विड चीज़ भी हो, यानी कि मटके जो यहाँ पर बनाए गए थे। लेकिन जब हड़प्पा से मोहनजोदाड़ो में और राखीगढ़ी के अंदर कुछ सामान भेजना है, मोहनजोदाड़ो से हड़प्पा में कुछ भेजना है, तो ये इंटरनल ट्रेड कहलाएगा, क्योंकि ये साथ ही में सिर्फ और सिर्फ हड़प्पा या इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर ही हो रहा है। और इसमें मेजर क्या क्या चीज़ें भेजी जा रही है, गेहूँ जैसी चीज़ें या ग्रेन जो होता है अनाज जैसी चीज़ें भेजी जा रही हैं, कॉटन, कपास जैसी चीज़ें एक दूसरों को भेजी जा रही है। तो ये इंटरनल ट्रेड ज़्यादातर बनाता था। अब हमें पता चलता है कि इन लोगों ने ईरान के साथ भी ट्रेड किया है और साथ ही में जो पर्शियन गल्फ के नाम से आज जाना जाता है वहाँ तक भी इन्होंने ट्रेड किया है। आर्किटेक्चर की बात करें तो बहुत ही वेल प्लान्ड सिटीज़ यहाँ पर बनी हुई थी और इन्हीं के कारणों की वजह से हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है उसका इतना नाम भी है। टाउन्स बनाए गए थे, शहर बनाए गए थे, मैसिव मड ब्रिक्स प्लेटफॉर्म्स बनाए जाते थे बहुत बड़े साइज़ में, और उन्हीं के ऊपर ये घर बनाए जाते थे। लार्जेस्ट सिटीज़ की बात करें तो जो हाउसेस थे, घर थे, वो यहाँ पर बेक्ड ब्रिक्स से बने हुए थे, यानी कि ऐसी ईंटों का इस्तेमाल किया गया था जिनको पक्का किया जा चुका था, जलाकर मिट्टी के अंदर या फिर आग के अंदर जिनको मजबूत किया जाता था, पक्की ईंटें जिन्हें बोलते हैं, उनका इस्तेमाल होता था शहरों के अंदर। हाउस जो घर बनते थे वो मल्टी स्टोरेड होते थे, यानी कि कई मंजिलों के होते थे। मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर है, फिर उसी के ऊपर सेकंड फ्लोर होता था, थर्ड फ्लोर होता था, जैसे आजकल आप देख पाएंगे खासकर फ्लैट्स का जो सिस्टम होता है वो कुछ इसी तरीके से काम करता है। हाउसेज एक दूसरे से बहुत अच्छे से कनेक्टेड थे और ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ था। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है कि पानी जो होगा वो किस तरीके से बाहर जाएगा, तो उसके लिए प्रॉपर सीवेज के यहाँ पर चैनल बनाए गए थे, प्रॉपर जो नालियाँ होती हैं उनको बनाया गया था। नाली बनने के बाद में भी उनको ऊपर से ढक दिया गया था ताकि उनके ऊपर कोई भी चीज़ें ऐसे गिरे ना और वो और ज़्यादा ख़राब ना हो। फिर ये सारा पानी एक ही जगह जाकर इकट्ठा होता था, वहाँ से इसको दोबारा से ठीक करने का प्रोसेस चालू होता था। तो जैसे मॉडर्न इंडिया के समय में अब हम इस्तेमाल करते हैं अलग अलग टेक्निक्स का, वैसे ही वहाँ पर इन टेक्निक्स का इस्तेमाल होता था। इनके घरों में बहुत सारे कुएं मिलते थे, बाथिंग एरिया जहाँ पर ये लोग नहा सकते थे वैसे एरियाज़ मिलते हैं और प्रॉपर सैनिटेशन के एरियाज़ भी मिलते हैं। ग्रेट बाथ के नाम से एक बहुत फेमस यहाँ पर हमें मोन्यूमेंट मिलता है बाथिंग एरिया, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि नहाने के लिए एक प्रॉपर शायद हो सकता है स्पिरिचुअल कामों के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। तो इसको आप अच्छे से देखेंगे कि कैसे ज़मीन को खोद कर यहाँ पर इसको निकाला गया है, ईंटों से ये पक्का बनाया गया है, पानी यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में होगा। इसी के हर साइड के ऊपर बहुत छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं जहाँ का पर इस्तेमाल जो हो सकता है कपड़े चेंज करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर किया जाता होगा। सीढ़ियाँ बना रखी हैं, सीढ़ी नुमा आकृति है जिनमें से आप नीचे होके पानी के लिए एक्सेस के लिए यहाँ पर जा सकते थे। तो ये ग्रेट बाथ के नाम से जाना जाता है जो हमें मिलता है मोहनजोदाड़ो के अंदर। फिर हड़प्पन सिटी की बात करें, क्योंकि मैं आपको बोल रही हूँ कि सिटी नुमा ये होता था, तो देखिए कैसे घरों की जो लोकेशन होती थी वो इस तरीके से अलग अलग टाइप की हमें दिखाई देती थी। बीच में से एक सड़क होती हुई जा रही है जो प्रॉपर यहाँ पर वेंटिलेशन का भी काम कर रही है। कुएं जो होते थे, देखिए इस कुएं को पूरा खोद कर निकाला गया है। यहाँ पर हमें बहुत बड़े बड़े वॉल और कुएं दिखाई देते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन का ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो मैं फिर से बोलती हूँ कि छोटी छोटी नालियाँ बनाई गई थी, साइड से उनको पक्का किया गया था, ईंटें उसमें लगाई गई थी, ब्रिक्स का इस्तेमाल हुआ था और ये इनका ड्रेनेज सिस्टम होता था। अब हम कारण पे आते हैं कि ये ख़त्म क्यों हो गए, ऐसा क्या कारण था कि इनका कोलैप्स हो जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि देखिए 4 एक्सप्लेनेशन है जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि शायद हड़प्पा सिविलाइजेशन ख़त्म हुए हो।
3 यहाँ पर इकोलॉजिकल फैक्टर्स को दिखाती है, यानी कि पर्यावरण की वजह से ऐसा कुछ हुआ, जिसमें से मान लीजिए बहुत ही बुरी मात्रा में फ्लडिंग आई, बाढ़ आई, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की डेथ हुई और यहाँ पर सिविलाइजेशन का विनाश हो गया। दूसरा है कि पॉपुलेशन के अंदर इंक्रीज हो गया। पॉपुलेशन के अंदर जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है कि अलग अलग लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाने लगते हैं। और तीसरा ये है कि जो इंडस रिवर थी उसने ही अपना डेसिकेशन कर लिया, वही एक जगह से दूसरी जगह पर चली गई, उसने अपना रुख बदल दिया, जिसकी वजह से क्योंकि एग्रीकल्चर और ये सारी चीज़ें इसी चीज़ पे निर्भर होती थी वो नहीं हो पाए और लोग क्या हुए, सेपरेट होते चले गए और यहाँ पर अलग अलग हो गए। फोर्थ रीजन जो है वो माना जाता है कि आर्यंस यहाँ पर इन्वेजन करके आए। आज के समय पे जो आप लोग रहते हैं ज़्यादातर यहाँ पर ये आर्यन लोग ही हैं जो अलग से मिडिल ईस्ट से आ रहे थे, और जो यहाँ के अब नॉर्मल पीपल होते थे, जो अबोरिजिनल पीपल थे, यहीं पर रहते थे, उन लोगों को मार दिया गया। कुछ इसके कारण भी है, हालांकि ये थ्योरी पूर्ण तरीके से ठीक नहीं है, इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन क्योंकि समय में पीछे जाकर बिल्कुल सटीकता से कुछ भी देखा नहीं जा सकता है तो इसी वजह से सटीकता से बताया भी नहीं जा सकता है, इसी वजह से अलग अलग तरीके की थ्योरीज बनाई जाती हैं। फिलहाल हम देखते हैं राखी गढ़ी के ऊपर कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो राखी गढ़ी से हमें पता चली है। तो क्योंकि प्रीलिम्स में अभी ये न्यूज़ करंट में है तो हो सकता है प्रीलिम्स में आ जाए। देखते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, जो कि है ASI के नाम से जानने वाली एक संस्था, इंडियन गवर्नमेंट के अंदर ये काम करती है, वो राखी गढ़ी में काम कर रही है। राखी गढ़ी जो कि हरियाणा के अंदर है, 32 सालों से उसमें एक्सकवेशन, खुदाई का काम चल रहा है और अभी तक की ये बिगेस्ट डिस्कवरी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर 5000 ओल्ड ज्वेलरी मेकिंग फैक्ट्रीज हमें मिली है, इतने साल पुरानी। तो ये 5000 साल पुरानी है। यहीं पर एक फैक्ट्री थी जिसमें अलग अलग ज्वेलरीज को बनाया जाता था। ये कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप जान सकते हैं। वाई राखी गढ़ी, राखी गढ़ी में इतने साल से 35 साल से यहाँ पर एक्सकवेशन हो रहा है, उसके कारण क्या है? सबसे पहले तो एक लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है कंट्री के अंदर, जिसके अंदर बहुत ही बड़ा पोटेंशियल है कि ये जो भी हमारी रिसर्च है, अर्लियर स्कॉलर्स ने जो रिसर्च की है, आज के स्कॉलर्स जो यहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं उसके लिए क्लियर विजन हमें देगी, स्पष्टता यहाँ पर लाएगी। मेजर पार्ट एक ये भी है कि मॉडर्न हैबिटेशन जो है वो स्लोली एंड श्योरली बिगेस्ट इंक्रोच हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है कि लोग आकर इसके ऊपर बस रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं पता है ज़मीन के अंदर यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता भी है, तो वो बस जाते हैं, जिसकी वजह से बाद में खुदाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से ये भी माना जाता है कि अभी तक हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है वो केवल और केवल 1% है। 99% जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट्स हैं उनके ऊपर क्या हो गया है, पीपल जो फिलहाल हैं अभी बसे हुए, खास करके दिल्ली के एरिया में ये माना जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि जो क्लोज और वेल कनेक्टेड है दिल्ली से ये, तो डे ट्रिप हो जाती है, बहुत सारी स्टडीज़ यहाँ पर फरमाना, भिराना, ऐसी ऐसी जगहों के अंदर, ऐसे ऐसे गांव हैं ये हरियाणा के अंदर राखी गढ़ी के पास में, जिनमें हो सकता है। और इसके अलावा क्योंकि ये मेच्योर फेज यहाँ पर आने वाला था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, कल्चर का, तो उसके कल्चर को समझना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। काफ़ी ये रोल अच्छा निभाएगी सोशो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए, ये हड़प्पन्स यहाँ पर कैसे रहते थे। इसी से हमें पता चलता है कि राखी गढ़ी जो है उसको अलग अलग कॉम्प्लेक्स में बांटा गया है। जैसे कि हो सकता है कि ये एरिया किसी काम के लिए इस्तेमाल लिया जाता हो तो उस पर अंदाजे लगाए जाएंगे, समझा जाएगा कि ये इतने छोटे छोटे एरियाज़ और इस तरीके से क्यों बनाए गए थे, इनको वो लोग डिस्कस कर रहे हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्सकवेशन करते हुए जो कर्मचारी हैं वो काम कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत बारीकी से वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन करना पड़ता है, खुदाई करनी पड़ती है, चीज़ों को बहुत बारीकी से निकालना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर एक पोइट्री को आप देख पाएंगे। इसी में हमें स्केल्टन मिलते हैं जिनको ब्यूरिड किया गया है, पता चलता है कि उन्हीं के साथ में काफ़ी पोइट्री का इस्तेमाल किया गया है, कभी कभी ज्वेलरी उनके साथ में रखी जाती थी, आभूषण, अलग अलग चीज़ें। तो इससे पता चलता है कि शायद जो हड़प्पन थे वो आफ्टर लाइफ के अंदर विश्वास रखते थे कि मृत्यु के बाद भी इनको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, इसी वजह से वो इसको रखते थे। यहाँ पर हम देख पाएंगे ASI के जो अधिकारी हैं और जो फोरेंसिक DNA यहाँ पर लेने के लिए आए हैं, कितनी सहजता
सहजता से, कितनी आराम से वो उस डीएनए को कलेक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से, ताकि कोई भी चीज़ उनसे मिस ना हो सके। ब्यूरियल पोएट्री जो है वो हमें इस तरीके से मिली है, कैसे यहाँ पर मटका टाइप बना हुआ है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों का भी इस्तेमाल किया गया है, यानी कि इनको दफनाया गया था मुर्दा लोगों के साथ में जिनकी डेथ हो गई थी, और यहाँ से हमें इनके सिस्टम का, बिलीफ सिस्टम का भी पता चलता है। आर्टिफैक्ट्स की बात करें तो इसमें हमें एरोहेड, ब्लेड टूल, सील्स, टेरिकोटा, एनिमल्स की फिगरेन, ये सब कुछ दिखाई देता है, जिससे हम पुराना जो है, जिसको हम देख नहीं सकते, उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैच्योर्ड हड़प्पा में स्टोन का और फैब्रिक बीड्स का इस्तेमाल किया जाता था। टेराकोटा का भी यहाँ पर इस्तेमाल होकर हमें पता चलता है। खिलौने ज़्यादातर बनाए जा रहे हैं। ये जो बीड्स हैं, इनसे आभूषण बनाए जाते थे। पत्थर को अलग अलग शेप्स के अंदर काट कर कभी हार बनाए जाते थे और कभी उनसे बैंगल्स बनाई जाती थी। फिर मैच्योर हड़प्पा के अंदर सील्स का भी इस्तेमाल होता। तो सील्स में पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि एक तरीके से पास या परमिट की तरह काम करता था, जिसको अगर आपने किसी चीज़ पे लगा दिया तो वो सील हो चुका है, यानी कि अब उसको किसी ने खोला नहीं है। इसको पहले क्या करते थे, गरम करके एक नॉर्मल सा था और बाद में इसको सुखा दिया जाता था कच्ची मिट्टी पे करने के बाद में। हड़प्पन टेराकोटा की बैंगल्स हमें मिली है। तो ये टेराकोटा की थी, मिट्टी से पकाई हुई थी, तो इसी वजह से टूटी भी हुई है, बिल्कुल करेक्ट शेप में हमें ये नहीं मिली है। कुछ कॉपर के ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पर जो बने हुए हैं, और कुछ बोन्स हैं। देखिए ये क्या है, बोन्स है, ये क्या है, कॉपर के ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये हमें दिखाई देते हैं। ये मॉडर्न पैरेलल भी है टेराकोटा बॉल्स का, जो हड़प्पन लेवल्स पे मिला है। जैसे कि आज अंगीठी के अंदर आप लोग अलग से उपलों का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्राप्त हुई हैं। ये है भागवो रिवर के आसपास में, कि अगर ये इसको पहले की तरफ देखते हैं तो कैसे हड़प्पन लोग अपना जीवन यापन करते होंगे। उनके पास खुद ब जरूर बोट तो रही होगी, इसी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा पाते होंगे। उनके इस प्रकार से कुछ घर रहे होंगे। एक ग्रेनरी दिखाई दे रही है कि जिसके अंदर जो भी सामान वो लेकर आ रहे हैं उसको रखा जा रहा है, अनाज को रखा जा रहा है। बीच में बहुत बड़े बड़े हम एक हाउस को देख पाते हैं, जहाँ पर जनरल जो कॉन्फ्रेंसेस है वो होती होंगी। यहाँ पर हाउस दिखाई दे रही हैं जिनके बीच में प्रॉपर आप लोग सड़क को देख पाएंगे। तो ये कुछ इसी तरीके से चीज़ें काम करती थी। और ये पूरा का पूरा शायद ग्रेट बाथ बनाया हुआ है, जिसके अंदर लोग नहाने का काम करते होंगे। रिवर से ही इन चीज़ों को कैसे जोड़ कर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है आरबीआई टू अनेबल यूपीआई फॉर कैश डिपॉजिट। देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 3 में, खासकर की इकोनॉमी के अंदर। आरबीआई से रिलेटेड मॉनेटरी पॉलिसी को हम ऑलरेडी फर्स्ट पेज के ऊपर पढ़ ही चुके हैं। यहाँ पर आरबीआई के जो गवर्नर है उन्होंने बोला है कि इंडिया जो कि डिजिटल पेमेंट्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा बड़े स्तर पर काम कर रहा है। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इंडिया एज अ डिजिटल फादर भी वर्ल्ड के लिए बन रहा है, जो खासकर ट्रांजिशन के अंदर जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर अब तक जो यूपीआई है उसको सिर्फ और सिर्फ कैश में इस्तेमाल नहीं किया जाता था, यानी कि आप यूपीआई के थ्रू कैश नहीं निकाल पाते थे। वो अब आरबीआई दोबारा से एक नई फैसिलिटी लाने की कोशिश कर रहा है, ताकि लोगों के जीवन में थोड़ी सी सुविधाएं ज़्यादा हो सके। आपको अगर कैश में किसी चीज़ को निकालना है, पैसे को निकालना है, तो उसके लिए आपको केवल और केवल एटीएम का ही इस्तेमाल करना पड़ता था। लेकिन अभी आरबीआई इस चीज़ पे थोड़ा सा चेंज लगा रहे हैं। वो इन्वेस्टर्स को बोल रहे हैं कि वो भी आईएफएससी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ग्रीन बॉन्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल ऐप को एक लॉन्च किया जाएगा जिसमें रिटेल डायरेक्ट स्कीम्स होंगी। कैश डिपॉजिट मशीन्स बनाई जाएंगी जो कि बैंक्स में रखी जाएंगी, जिसके अंदर जो कैश होल्डिंग है बैंक ब्रांचेस की उसको पहले लगा दिया जाएगा। फिलहाल सिर्फ डेबिट कार्ड के इस्तेमाल से ही आप लोग क्या है कैश को निकाल पाते हैं, लेकिन जब यूपीआई से परमिशन मिलेगी तो कार्डलेस कैश विड्रॉल हो पाएगा एटीएम के ऊपर, जहां पर आपको अपनी यूपीआई जो होता है यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, उसके इस्तेमाल से भी मोबाइल के ऐप से भी पैसे निकाले जा पाएंगे। ये एक नई इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है पार्लियामेंट पास्ड अ मिरर टू चेंजिंग डायनामिक्स। देखिए ये जो आर्टिकल है ये लिखा गया है प्रियांक नागपाल और नेहाल शर्मा के द्वारा। दोनों कहते हैं कि फिलहाल 17th जो लोकसभा होने वाली है उनके इलेक्शन आने वाले हैं एक्चुअली के अंदर, क्योंकि ये 17th लोकसभा है ये अभी ख़त्म हो जाएगी और 18th लोकसभा हम देखेंगे 2024 में बनेगी। तो ये पूरा का पूरा आंकड़ा है और इन्हीं से जो पहले की पार्लियामेंट्स रह चुकी हैं उनके ऊपर इन दोनों ने ही ऑथर जो है उन्होंने थोड़ा सा एनालिसिस किया है। दोनों बताते हैं कि मिनिस्टर्स जो है उन्होंने काम थोड़ा सा ज़्यादा किया। अगर हम कंपेयर करते हैं चीज़ों को तो ये कहते हैं कि कैसे देखिए राज्यसभा में जैसे
पहले जो सवाल होते थे, पहले जो क्वेश्चन होते थे वो 15वीं लोकसभा में यहाँ पर लगभग 180 हाफ एन आवर के डिस्कशन होते थे। उसके अलावा शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन आते थे 450 के आसपास, और कॉलिंग अटेंशन होती थी 15 से 20 सवाल के ऊपर। 16वीं लोकसभा आती है तो ये सारी चीज़ें बहुत कम हो जाती हैं, और 17वीं लोकसभा के अंदर तो राज्यसभा के अंदर और भी कम काम होता है। लेकिन इसी का उल्टा होता है, कंट्रास्ट में होता है लोकसभा के अंदर। 15वीं लोकसभा में जहाँ चीज़ें तीनों ही काफ़ी कम थी, वहीं पर 16वीं लोकसभा के अंदर हाफ एन आवर का जो डिस्कशन होता है पार्लियामेंट के अंदर वो बढ़ जाता है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन भी बढ़ते हैं, कॉलिंग अटेंशन भी यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है, लेकिन ठीक ठाक रहता है। 17वीं लोकसभा के अंदर यहाँ पर हम देखते हैं हाफ एन आवर डिस्कशन जो है वो एकदम से कम होता है, लेकिन जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है वो बढ़ते रहते हैं, और जो यहाँ पर कॉलिंग अटेंशन थी वो तो बिल्कुल ना के बराबर ही हो जाती है। आंकड़े देते हुए कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के खुद के पास में अब की बार राज्यसभा से केवल 1146 ऐसे सवाल हैं जिनको उनके लिए भेजा गया। हालांकि पहले के जब हम देखते हैं जो पीएम के पास सवाल आते थे पहले लोकसभाओं में, उनकी गिनती इससे बहुत ज़्यादा होती थी। कभी कभी 15वीं और 16वीं जो लोकसभा थी उसमें 5000 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस होते थे, ऑफिशियल विटनेस होते थे, जो यहाँ पर हाउस ऑफ ऑर्डर राज्यसभा की तरफ से भेजे जाते थे प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस तक। तो यही है कि क्यों पार्लियामेंट का जो कॉरिडोर है वो इतना ज़्यादा बस्टलिंग हो गया है, अभी इतना ज़्यादा बिजी हो गया। कैसे पहले पार्लियामेंट हफ्ते में 5 दिनों तक ही काम करती थी, लेकिन अब वो यहाँ पर सैटरडेज़ को भी काम करती है। सैटरडेज़ को भी यहाँ पर मिलते हैं जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं या फिर एमपीज़ होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं। फोर फ्रंट की बात यही है कि देखिए कुछ डाटा दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, फैमिली एंड एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा, जिन्होंने बताया कि जो पोर्टफोलियोज होते हैं उनको टॉप 2 मिनिस्ट्रीज़ में बांटा गया है, जिसके अंदर हाईएस्ट क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। सबसे ज़्यादा तो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से, और दूसरे आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से। अब क्योंकि इन्हीं का काम है नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में सब चीज़ों को संभालना, तो इसी वजह से जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो भी यहाँ पर काफ़ी सारे सवालों को भी पूछती है, और वो एक्चुअली के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से यहाँ पर आगे नहीं निकल पाती है। खैर ये कुछ ऐसे डाटे थे जो हमें पता होना चाहिए थे एज अ जो भी आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए। कई बार इनका इस्तेमाल मेंस के आंसर राइटिंग में हो सकता है, खास करके ये सवाल जो होगा वो पूछा जा सकता है जीएस पेपर 2 के अंदर। हालांकि बहुत अच्छे से इसमें मेंस का सवाल ना भी आ पाए, लेकिन एज एन एग्जाम्पल इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि प्रीलिम्स बहुत नज़दीक है तो क्यों ना मैंने सोचा आप लोगों के लिए कुछ स्टैटिक भी करवा देना चाहिए, तो इसी वजह से लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर स्टैटिक्स का पोर्शन जो कि है यूनियन पार्लियामेंट। अब क्योंकि हम पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं और हमें पता होना चाहिए था यूनियन पार्लियामेंट काम कैसे करती है, तो चलिए समझते हैं। जब बात होती है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की, तो पार्लियामेंट जो है वो एक सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है, यानी कि कानून जो होते हैं वो यहाँ पर लागू करने का काम होता है इनका, और साथ ही में कानून को बनाने का भी काम होता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया का। रिपब्लिक का मतलब होता है कि हमारा जो हेड ऑफ स्टेट है वो यहाँ पर इलेक्टेड होगा, यानी कि उसको क्या किया गया है, निर्वाचन करके यहाँ पर नियुक्त किया गया है। देखिए हमारा जो लेजिस्लेचर होता है वो बाई कैमरल होता है, 2 हमारे पास हाउसेज होते हैं, एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। तो ये क्या हो गया, बाई कैमरल हो गया। अगर हमारे पास केवल एक ही होता तो उसको हम बोलते हैं यूनिकैमरल, यानी कि एक ही हमारे पास है। इसके अंदर सबसे पहले होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और 2 हाउसेज है, राज्यसभा जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोला जाता है, लोकसभा जिसको हाउस ऑफ पीपल भी बोला जाता है। प्रेसिडेंट का यहाँ पर रोल होता है कि वो क्योंकि लेजिस्लेचर के हेड है तो उनके पास पूरी पावर है, वो कभी भी समन कर सकते हैं, कभी भी प्रोरोगेट कर सकते हैं किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट को। हालांकि लोकसभा को वो डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा एक कंटिन्यूइंग चैम्बर है तो इसी वजह से उसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। लोकसभा की जो यहाँ पर आयु होती है वो भी होती है 5 साल के लिए। यहाँ पर किसी प्राइम मिनिस्टर या फिर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी लोकसभा में की जो मेंबर्स हैं उनकी एक्चुअली में कोई भी आयु नहीं है, उनका कोई भी एलिजिबिलिटी या टेन्योर हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो ये एज होती है ये होती है लोकसभा की। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है तो उनकी अवधि होती है 6 साल तक। 6 साल तक वो वहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर रह सकते हैं, और लगातार जो राज्यसभा होता है वो ऐसे ही चलता जाता है, क्योंकि इसके जो इलेक्शन होते हैं वो हर 2 साल के अंदर होते हैं।
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात की जाए तो लोकसभा के जो मेंबर हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं इंडियन सिटीजन्स के द्वारा। यहाँ पर वोटिंग की जाती है, सिंगल मेंबर डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं। लेकिन राज्यसभा के अंदर जो इलेक्शन होते हैं वो सभी स्टेट लेजिस्लेटिव से किए जाते हैं। तो ये कैसे होगा? देखिए, आपने एमएलएज को यहाँ पर सबसे पहले वोट दी, कोई एमएलएज आप लोगों के लिए खड़े हुए हैं, वो लोग क्या करते हैं, जीत जाते हैं अपने टिकट के ऊपर, आप लोगों ने उनको डायरेक्ट वोट डाला है। उसके बाद वो जाते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बन के स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर। अब क्योंकि ये स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर आ चुके हैं, तो मान लीजिए जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर हरियाणा का और साथ ही में यूपी का। ये दो ऐसे स्टेट्स हैं जिनके अंदर हरियाणा में यहाँ पर 90 सीट्स होती हैं एमएलएज की स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, और यूपी के अंदर 403 होती हैं, हाईएस्ट होती हैं। सिक्किम के अंदर कम होती हैं। हरियाणा में हम देखेंगे 5 ऐसे लोग होते हैं जो राज्यसभा के लिए जाते हैं और 10 ऐसे होते हैं जिनको लोकसभा में लिया जाता है। यूपी में यहाँ पर 250 से ज़्यादा मेंबर होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है लोकसभा के अंदर, और 90 ऐसे मेंबर होते हैं जो जाते हैं राज्यसभा में। तो अभी आप देख पाएंगे कि राज्यसभा में कैसे जा रहे हैं। लोकसभा के लिए तो आप क्या करोगे कि इन्हीं में से डायरेक्ट आप लोग वोट करोगे जो लोग खड़े हुए हैं। लेकिन राज्यसभा में जाने के लिए जो आपने एमएलएज को चुन दिया है लोकसभा में वोट देकर, उनको फिर वहीं से चुनाव के अंदर, वहीं स्टेट असेंबली में उनको जो एमएलएज है वहीं उनके लिए वोट डालेंगे और वहीं से सिलेक्शन होगा कि कौन यहाँ से राज्यसभा के अंदर जाएगा। फेडरल सेटअप की बात करें गवर्नमेंट की, तो हमारे पास 2 तरीके की है। एक होती है यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट। इसी वजह से इसको बाई कैमरल लेजिस्लेचर भी बोला जाता है। यूनियन पार्लियामेंट के अंदर सबसे पहले 3 जो भाग हैं वो होते हैं। पहले होते हैं प्रेसिडेंट, दूसरे होते हैं लोकसभा, तीसरी होती है राज्यसभा। लोकसभा, जिसको हाउस ऑफ पीपल भी बोला जाता है, वो लोअर हाउस है और इसके अंदर 545 मेंबर करेंटली है। हालांकि इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 552 मेंबर्स की यहाँ पर हो सकती है। 543 मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं सिटीजन ऑफ इंडिया के द्वारा। उनका पूरा का पूरा चुनाव होता है और उनको यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर, यूनिवर्सल क्योंकि वो सभी के लिए है, उसमें कास्ट जेंडर कोई भी मायने नहीं रखेगा कोई भी चीज़। अडल्ट क्योंकि आप 18 साल से ज़्यादा हो, और फ्रेंचाइज यानी कि वोटिंग का आपको अधिकार है। तो ये पूरा मतलब होता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का, जिसके अंदर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो अलग अलग बांटी गई हैं। अब इंडिया है और इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज बांटी गई हैं। कितने में से एक एमपी यहाँ पर खड़ा हो सकता है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक एमएलए खड़ा हो सकता है। तो इस तरीके से ये काम करती हैं। 2 जो बचे हुए मेंबर्स हैं उनका यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से हो सकते थे, क्योंकि 2019 में और 2020 के अंदर इनको हटा दिया गया है। तो अब जो ये सिलेक्शन है ये नहीं किया जाता है। टर्म्स एंड कंपोजिशन की बात करते हैं तो टर्म्स क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो लोकसभा की टर्म है वो 5 साल के लिए है। हाउएवर ये इससे पहले भी डिसॉल्व हो सकती है जब चाहे प्रेसिडेंट बोले, जब वो एडवाइस की जाती है उनको प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो प्रेसिडेंट को पहले प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेंगे और उसी के बाद में प्रेसिडेंट इसको डिसॉल्व कर सकते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि पार्लियामेंट का जो यहाँ पर टर्म है या टेनोर है उसको 5 साल से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है केस ऑफ इमरजेंसी में 1 साल के लिए। हालांकि हर 6 महीने पर आपको उसको लगातार बार बार आगे बढ़ाना पड़ेगा। बात करते हैं कंपोजिशन की, तो टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 हो सकती है। करंट लोकसभा के अंदर जो मेंबर है वो 542 हैं। अभी 530 से मेंबर जो हैं वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। नॉट मोर देन 20 मेंबर्स जो होंगे वो यूटीज़ को यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो यूनियन टेरिटरी जो होती है उनमें से केवल 20 मेंबर ही आ पाते हैं। 2 ऐसे मेंबर्स थे जिनको प्रेसिडेंट के द्वारा एंग्लो इंडियन के रूप में नियुक्त किया जाता था। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर की बात करते हैं जो कि अभी का मेन हमारा आर्टिकल का मुद्दा था। देखते हैं कि प्रोसीजर जो होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। कभी कभी पार्लियामेंट में सेशन चलते, बल्कि कभी क्या पार्लियामेंट में स्टार्टिंग होती है सेशन के अंदर। सेशन के अंदर कोई काम करने के लिए कॉरम की ज़रूरत होती है। इसके बाद एक क्वेश्चन आवर होता है और 0 आवर होता है। चलिए इनको समझते हैं, प्रीलिम्स नज़दीक है, इनसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। सेशन की बात करें तो प्रेसिडेंट ऐसे होते हैं जो पार्लियामेंट के अंदर हर जो हाउस होता
होता है उसमें सेशंस को बुलाते हैं। ईच हाउस को कम से कम 2 बार एक साल में मिलना होता है, हालांकि यहाँ पर 3 सेशंस यूजुअली एक साल में होते हैं। इंटरवल जो है 2 कंसेक्यूटिव सेशंस का वो लेस देन 6 मंथ ही होना चाहिए। तो इसी वजह से क्या होगा कि मैक्सिमम आप साल में, मिनिमम आप साल के अंदर 2 बार मिल सकते हो कम से कम, और मैक्सिमम यहाँ पर 3 बार मिलने को बोला गया। नॉर्मली 3 सेशन होते हैं। सबसे पहला जो सेशन होता है वो होता है बजट सेशन, जो कि शुरुआत होती है फरवरी के साथ में और ये चलता है मई तक। तो अभी हमारा जो है वो बजट सेशन चल रहा था। उसके बाद हम देखते हैं मॉनसून सेशन को, जो कि आता है जुलाई से अगस्त के अंदर, और फिर आता है विंटर सेशन जो कि 2 महीने का होता है, नवंबर और दिसंबर का। इसको आप एक तरीके से और याद रख सकते हैं कि फरवरी से मई तक का यहाँ पर 4 महीने का इंटरवल है, जुलाई से अगस्त 3 महीने का है और नवंबर से दिसंबर 2 महीने का। तो 4-3-2 मंथ्स का ये ऐसे याद रखा जा सकता है। पार्लियामेंट्री सेशंस पे फिर आते हैं, जिसमें समनिंग है। इसका मतलब होता है कि मेंबर्स जो होंगे पार्लियामेंट को, उनमें पार्लियामेंट में उनको प्रेजेंट होना पड़ेगा पार्लियामेंट्री बिजनेस के लिए, काम के लिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको सम्मन करते हैं और वो भी आर्टिकल 85 के सब क्लोज 1 के अकॉर्डिंग। एडजॉर्नमेंट का मतलब होता है कि जो सिटिंग है हाउस की उसको कुछ समय के लिए, यहाँ पर मे बी घंटों के लिए, डेज के लिए, वीक्स के लिए, कुछ समय के लिए उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। कि मान लीजिए लगातार आप लोग 10 दिन से मिल रहे हैं और फिर यहाँ पर स्पीकर बोलता है कि 1 दिन के लिए, कल के लिए एडजॉर्न किया जाता है, यानी कि इसमें टेम्परेरीली क्या किया जा रहा है, काम को रोका जा रहा है, अब आप लोग दोबारा मीटिंग के लिए नहीं आएंगे। मीटिंग को पोस्टपोन किया जा सकता है इनडिफाइंड टाइम के लिए, लेकिन इसके लिए एक नेक्स्ट मीटिंग बिठाने से पहले जो स्टेटमेंट दी जाती है वो दी जाती है एडजॉर्नमेंट सिन डाई। तो यानी कि अभी पता नहीं है कितने समय के लिए इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट शब्द है जो कि है प्रोरोगेशन, जिसका मतलब होता है कि जो एक सेशन है हाउस का, उनको यहाँ पर प्रेसिडेंट जो बनाते हैं वो आर्टिकल 85 क्लोज 2 सब क्लोज ए के द्वारा यहाँ पर बुलाया जाता है। उसको टर्मिनेट किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। तो जब प्रेसिडेंट किसी सेशन को प्रोरोगेट करेंगे उसका मतलब होगा कि पूरा सेशन ही ख़त्म हो गया है। उसके अलावा देखते हैं कि डिसोल्यूशन कैसे होता है लोकसभा का। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, लेकिन लोकसभा का डिसोल्यूशन हर 5 साल में होता और रहता ही है लगातार। उसके लिए इसी वजह से नए इलेक्शन करवाने पड़ते हैं। कभी कभी दूसरे तरीके से भी इसका डिसोल्यूशन हो सकता है इलेक्शन का टर्म पूरी होने से पहले, जिसमें क्या होगा 5 साल पूरे होने से ही पहले यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है उनमें से अगर लोगों का कॉन्फिडेंस यहाँ पर हट जाता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर अगर अपनी मेजोरिटी खो देता है, तो उसके बाद यहाँ पर जो लोकसभा है वो फिर से गिर सकती है और दोबारा से इलेक्शन हो सकते हैं। कोरम को समझते हैं कि कोरम क्या होता है। कोरम का मतलब होता है कि मिनिमम कितने नंबर जो है मेंबर्स वो रिक्वायर्ड होंगे जब हमें कोई भी बिजनेस या कोई भी काम करना है। तो यहाँ पर कोरम माना जाता है 1/10 का। तो अगर हम देखते हैं 445 यहाँ पर मेंबर है, तो इसका जो 10th होगा वो होगा 1/10 होगा 54 मेंबर्स। तो कम से कम 54 मेंबर ऐसे जरूर होने चाहिए जो लोकसभा के अंदर प्रेजेंट है जब किसी भी दिन कोई भी काम करवाना होता है। इसका मतलब यही होता है कि हाउस जो है वो अपनी प्रोसीडिंग को या कोई भी बिल जो होता है उनको पास नहीं कर सकता जब तक एक जो 1/10 जो मेंबर्स है टोटल मेंबरशिप के वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते हैं। स्पीकर अगर कोरम नहीं बन पाता है तो इसी वजह से हाउस को अडजोन भी कर सकता है कि हम कोरम बनने के बाद ही इस पर काम करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर इम्पोर्टेंट शब्द को समझते हैं जो आर्टिकल में इस्तेमाल हुआ है, वो है क्वेश्चन आवर। पहला जो घंटा होता है हर वर्किंग डे का लोकसभा में, उसको क्वेश्चंस के लिए रिजर्व किया जाता है। यानी कि आप लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 सिटिंग्स होती हैं। एक पहले क्या होती है, मीटिंग होती है। मीटिंग का मतलब होता है, अब इसको ऐसे समझिए, देखिए मैं आपको दोबारा समझाती हूँ। पहले होते हैं सेशंस होते हैं, हमने देखा 3 सेशन होंगे। उन सेशंस के अंदर बहुत सारी मीटिंग्स होंगी, लोग मिल रहे हैं। इन मीटिंग्स के अंदर 2-2 सीटिंग्स होंगी, क्योंकि एक मीटिंग जो होगी एक बार जिस दिन आप मिलेंगे उस दिन आप 2 बार बैठेंगे, 2 सीटिंग्स में बैठेंगे। एक जो सीटिंग होती है वो होती है सुबह 9 से 11 वाली, और दूसरी 12 वाली। एक्चुअली दूसरी जो होती है वो स्टार्ट होती है 2 से 5 तक। 3-3 घंटे की 2 सीटिंग्स होंगी, और जो 9 से लेकर 10 बजे तक का पहला घंटा होगा उसको जाना जाएगा क्वेश्चन आवर के नाम से। स्पीकर जब चाहे इसको कभी कभी कैंसिल भी कर सकता
सकते हैं अगर ज़रूरत हो जाती है तो। इसमें जो गवर्नमेंट होती है उनके ऊपर स्क्रूटिनी होती है, उनके ऊपर सख्ती यहाँ पर अपोजिशन के द्वारा दिखाई जाती है कि आपने क्या क्या काम किया है, क्या आपने दिखाया है। उसके सवालों का जवाब एज अ अकाउंटेबिलिटी आपको जिम्मेवारिता दिखानी यहाँ पर ज़रूरी हो जाती है। क्वेश्चन पब्लिक इंटरेस्ट पे पूछे जा सकते हैं। मेंबर को कभी कभी पहले नोटिस देना पड़ता है जो कि मिनिस्टर ना हो कि उनको कोई सवाल पूछना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सवाल के तरीके क्या क्या होते हैं, कितने कितने उनके टाइप हैं। सबसे पहले जो सवाल होते हैं वो होते हैं स्टार्ड क्वेश्चन। अब स्टार्ड का क्या मतलब है, कुछ नहीं बस इंपॉर्टेंट, ऐसे स्टार जो बना दिया है उसको बोला जाता है स्टार्ड क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका जवाब ऑरली मिलता है। आपने सवाल पूछा और उनको जवाब क्या मिलेगा, आपको मुंह से ही बोल कर दिया जाएगा। इस पे आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हो। आपका सवाल था, उसका जवाब दिया गया गवर्नमेंट के मिनिस्टर या गवर्नमेंट के द्वारा, और उसके बाद आपने दोबारा से उसी जवाब के ऊपर एक और सवाल पूछ लिया, तो ये होता है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, और उसका रिप्लाई भी आपको ऑरली मिलेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे सवाल पूछने से पहले आपको 10 दिन का नोटिस लेना बहुत ज़रूरी होता है, और इसी वजह से ये जो है इनको मार्क्स दिए जाते हैं। अब ये कलर्ड भी होते हैं, इसमें स्टार जो होते हैं अलग अलग इनको कलर मिलते हैं। कभी कभी पिंक कलर मिलता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ब्लू, येलो, ग्रीन, ऐसे इनको मार्क किया जाता है। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं अनस्टार्ड क्वेश्चन, यानी कि उनके ऊपर कोई ऐसे स्टार नहीं बना हुआ है। क्यों नहीं बनता है, क्योंकि देखिए एक तो इनको रिटर्न फॉर्म में लिख के दिया जाएगा, ऑरली इनको बताया नहीं जाएगा। आपने सवाल पूछा, लिख के आपको जवाब मिल जाएगा। इस पे आप कोई भी सप्लीमेंट्री सवाल नहीं पूछ सकते हो। रिप्लाई भी जो होगा उसके लिए भी आपको लेने के लिए इसमें 10 दिन का नोटिस पहले ही देना पड़ता है, आपको बोलना पड़ता है। अब स्टार्ड क्वेश्चन कौन से होंगे सोच के देखिए। जो यहाँ पर मिनिस्टर है, अगर उनकी तरफ से कोई सवाल आया है तो उसको स्टार्ड बनाएंगे। जो यहाँ पर प्राइवेट मेंबर है, यानी कि वो क्या है, मिनिस्टर नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में नहीं, तो प्राइवेट मेंबर है तो उनके अनस्टार्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। थर्ड हम देखते हैं जो कि है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। ये ऐसे सवाल हैं जो अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंस मैटर के ऊपर उठाए जाते हैं। इन सवालों को 10 दिन से कम से शॉर्ट नोटिस पे भी यहाँ पर बोला जाता है। इसी वजह से क्योंकि आपने 10 दिन का नोटिस नहीं लिया और आपने बीच में बोला कि 4 दिन ही हैं अभी सवाल पूछने को, आपने बोला कि मुझे ये बोलना है, तो इसका बोला जाएगा शॉर्ट नोटिस, क्योंकि आपने 10 दिन की बजाय कितने दिन में ये सवाल पूछने की इजाज़त मांगी, 4 दिन के अंदर। मिनिस्टर्स अगर चाहे तो ऑरली भी इसका जवाब दे सकते हैं, चाहे तो इसको एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट टर्म है जो कि ये 0 आवर। ये एक ऐसा समय होता है जो 12 बजे के यहाँ पर माना जाता है, क्योंकि 12 बजे को हम यूजुअली ऐसे भी लिख देते हैं 0000, तो इसी वजह से क्या होता है 12 o'clock को 0 आवर के नाम से जाना जाता है। जब जो क्वेश्चन आवर होते हैं वो ख़त्म हो जाता है और लंच ब्रेक यहाँ से शुरू होता है, यानी कि लंच ब्रेक कितना, मैंने आपको पहले ही बताया, शुरुआत जो होती है फर्स्ट सीटिंग की वो होती है 9 से 12, फिर हम 12 से यहाँ पर 1 से 2 तक का लंच ब्रेक देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे 2 से लेकर 5 तक की सेकेंड सीटिंग। तो जो 12 से लेकर 1 तक का समय है उसमें क्वेश्चन आवर ख़त्म के होने के बाद में 10 से लेकर 12 तक जो का समय है उसमें पूरे में 0 आवर के नाम से इसको जाना जाएगा। इस पीरियड में मेंबर जो होते हैं वो अलग अलग सवाल उठा सकते हैं, और इस पीरियड का जो 12 बजे वाला समय है इसके अंदर आपको कोई भी प्रायर नोटिस लेने की ज़रूरत नहीं होती है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर या तो हो सकते हैं स्पीकर लोकसभा के केस में, अगर हम बात करते हैं राज्यसभा के केस में तो उसमें हो सकते हैं चेयरमैन, वो हाउस को कंट्रोल करते हैं। जब भी कोई हीटेड डिस्कशन होता है, चार्ज आता है, तो यहाँ पर हाउस पे मर्यादा जो है उसको बनाए रखने का काम होता है जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। इसके अलावा पार्लियामेंट में मोशंस चलते हैं। अब इसका क्या मतलब है, एक ऐसा फॉर्मल प्रपोजल बनाया जाता है किसी भी मेंबर के द्वारा, हो सकता है वो कोई मिनिस्टर हो सकता है वो कोई प्राइवेट मेंबर हो, और वो हाउस से पूछे कि कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड मुद्दा है उसको अभी फिलहाल में लेके आए, तो मोशन उसको बोला जाएगा। जैसे कि रेल दुर्घटना हो गई है तो उसके ऊपर कोई उनको सवाल पूछना है, पब्लिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पर बाढ़ आ गई है, कहीं पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ों पर यूजुअली मोशंस को लगाया जाता है। कितने प्रकार के मोशंस होते हैं, जब हम बात करते हैं तो मोशंस 2 प्रकार के हैं। पहला होता है एडजॉर्नमेंट मोशन, दूसरे होते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन।
तो चलिए समझते हैं कि एडजॉर्नमेंट मोशन क्या होता है। एडजॉर्नमेंट मोशन का मतलब है एक प्रपोजल जिसमें जो बिजनेस है, देखिए हमने पहले ही एडजॉर्नमेंट को समझा था। और एडजॉर्नमेंट क्या किया जा रहा है, किसी भी चीज़ को सस्पेंड किया जा रहा था यहाँ पर। ऐसा ही यहाँ पर होता है, जो भी आप काम कर रहे हो यहाँ पर जब मोशन चलाया जाता है, इतना इंपॉर्टेंट है, ये कहते हैं कि देखिए जो भी काम कर रहे हो उसको अभी के लिए छोड़ दो, क्योंकि मैं जो लेकर आया हूँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको एडजॉर्नमेंट किया जाता है क्योंकि ये अर्जेंट इम्पोर्टेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है उसको फ़िलहाल के लिए लेकर आना। एग्जाम्पल वही हो जाते हैं, कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ आ गई, कुछ कम्युनल राइट आ गए, उनको रोकना बहुत ज़रूरी है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट करना है। तो ऐसे जो मोशन होते हैं वो यूजुअली जो नॉर्मल काम चल रहा होता है हाउस का उसको डिस्टर्ब करते हैं। दूसरा देखते हैं जो कि है नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये होता है जब यहाँ पर अपोजिशन इसको इनिशिएट करे और बोले कि उनको जो गवर्नमेंट है उसके अंदर अब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लग रहा है, यानी कि उनको लग रहा है कि मेजोरिटी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के साथ में नहीं है। अपोजिशन इसको करेगा जब चाहेंगे तब उनको अपनी मेजोरिटी, अपना कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर मेजोरिटी प्राइम मिनिस्टर के पास में नहीं पाती है तो उसी समय पे लोकसभा यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी और दोबारा से लोकसभा में इधर जो स्पीकर होंगे, अगर उनको किसी दूसरे के पास में मेजोरिटी दिखाई देगी तो वो उनको एज अ नया प्राइम मिनिस्टर घोषित करेंगे, नहीं दिखाई देगी तो दोबारा से इलेक्शन होंगे। काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर होती है उनको कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होना होता है एंटायर लोकसभा के सामने, इंक्लूडिंग अपोजिशन के सामने। नो कॉन्फिडेंस जो होता है वो गवर्नमेंट में अपोजिशन के द्वारा ही यहाँ पर मूव किया जाता है। एटलीस्ट 50 ऐसे मेंबर होने चाहिए जिनको पहले ही मोशन को सपोर्ट देना होना चाहिए, अपने सिग्नेचर करके दिखाना चाहिए। स्पीकर यहाँ पर मोशन को वोट्स के लिए पुट करते हैं 10 दिन के अंदर अंदर, और फिर अगर गवर्नमेंट यहाँ पर मोशन को पास होने के बाद में अपनी मेजोरिटी नहीं दिखा पाती है तो उनको रिजाइन करना पड़ता है। एडजॉर्नमेंट एंड प्रोपोगेशन क्या होता है, प्रोरोगेशन। स्पीकर एडजॉर्न कर सकते हैं किसी सेशन को, जो बिजनेस डेज है वो ख़त्म हो गया है, जब कोई एक्स मेंबर था हाउस का उनकी डेथ हो गई है, सिटिंग मेंबर उनकी डेथ हो गई है तो वो काम को रोक सकते हैं। जब कोई एक्सट्रीम डिसऑर्डर आ गया है हाउस के अंदर, कोरम नहीं हो पाया है, और जब स्पीकर इसको नेसेसरी मानते हैं। प्रोरोगेशन का मतलब होता है कि पार्लियामेंट के हाउस को प्रॉपरली ख़त्म कर देना, कि ये सेशन जो चल रहा था उसको प्रॉपरली टर्मिनेट कर दें। स्पीकर जो होते हैं वो अर्जेंट कर सकते हैं किसी हाउस को, लेकिन यहाँ पर प्रोरोगेशन हमने पहले समझा ना कि प्रेसिडेंट ही जो सेशन होते हैं उसको समन करते हैं, बुलाते हैं, तो उसको ख़त्म करने का अधिकार भी यहाँ पर केवल और केवल प्रेसिडेंट के पास ही है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि द ग्रीन हाइड्रोजन पुश। देखिए आर्टिकल बात कर रहा है कि गवर्नमेंट एक ऐसी नई स्कीम की अनाउंसमेंट कर रही है जिसके अंदर जो वायबिलिटी है ग्रीन हाइड्रेशन की एज अ फ्यूल की तरह, उसको देखा जा रहा है कि उसको कैसे बनाया जाए। फिलहाल के लिए ग्रीन हाइड्रोजन के सामने काफ़ी बड़ी अवसर भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, और कुछ सीरियस मेजर चैलेंजेस भी हैं जिनसे आगे होकर उसको निकलना पड़ेगा ओवरऑल अच्छा करने के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है। हाइड्रोजन का सबसे पहले मतलब है कि हाइड्रोजन को जो अलग अलग तरीके से हाइड्रोजन हमें मिल सकती है। हाइड्रोजन एक गैस है जो कि जब अर्थ बनती है तो सबसे ज़्यादा मात्रा में वो पाई जाती थी अर्थ के ऊपर, हाइड्रोजन और हीलियम। हालांकि अगर हम आज की बात करें तो हीलियम जो है वो अर्थ में सबसे कम मात्रा में बची हुई है, हाइड्रोजन भी कोई बहुत ज़्यादा मात्रा में है नहीं, वो कार्बन के साथ में फॉसिल फ्यूल्स के अंदर ट्रैप हो चुकी थी। अब जब हम किसी भी फॉसिल फ्यूल को, मान लीजिए आपने गैस के रूप में नेचुरल गैस को यहाँ पर जला दिया है, या फिर आपने पेट्रोलियम का इस्तेमाल किया है, तो जब आप उसको जलाएंगे तो उसमें से हाइड्रोजन बाहर निकलती है, साथ ही में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, क्योंकि ये ग्रीन नहीं है। ग्रीन क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें आपने फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करेगी यहाँ पर और ग्लोबल वार्मिंग होगी। लेकिन ये ग्रीन कब होती है? ग्रीन होने का मतलब है कि यहाँ पर वाटर के अंदर, ये क्या, पानी के अंदर जब इलेक्ट्रोसिस नाम की एक विधि है उसके द्वारा हम देखते हैं कि पानी में से हाइड्रोजन को अलग कर दिया जाता है और ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाता है, और ये जो हाइड्रोजन है इसको एज अ फ्यूल, ईंधन की तरह जब गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाएगा तब हम इसको मानेंगे कि ठीक है ये जो हाइड्रोजन है ये ग्रीन है, क्योंकि इसको बनाने में कहीं पर भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नहीं बाहर निकली है। कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि खुद में ही एक ग्रीन हाउस गैस है तो उसके नुकसान बहुत है। हाइड्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है, लेकिन उसको बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, तो वो ग्रीन हाउस यहाँ पर ग्रीन ना होके ग्रे हम उसको फिर बोलेंगे, जो मैंने आपको बताया कि पेट्रोलियम से वो निकल रही है।
तो ये होती है ग्रीन हाइड्रोजन, जिसके लिए सेंटर जो रिन्यूएबल एनर्जी है यहाँ पर मिनिस्ट्री जो है उन्होंने लगभग 500 करोड़ का 2025 से लेके 2026 तक का एक पैसों की यहाँ पर अनाउंसमेंट की है कि जो पायलट प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन के लिए देंगी, जिसकी वजह से व्हीकलर का जो फ्यूल्स होगा वो एज अ ग्रीन हाइड्रोजन यहाँ पर इस्तेमाल हो, उसके लिए रिफिलिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे। इसी में अलग अलग बिग इंडियन कमर्शियल व्हीकल हैं जैसे कि टाटा मोटर्स, वोल्वो आइसर, अशोक लेलर्स, ये सब यहाँ पर सामने आ रहे हैं जो रिसर्च और डेवलपमेंट में लग गए हैं। इंडिया की एनर्जी जो कंपनीज है वो भी अपने आप को यहाँ पर प्रोडक्शन करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का उसमें साथ में लगी हुई है। और हम देखते हैं कि ये टॉपिक हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है। टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जीएस पेपर 3 के अंदर एनवायरनमेंट आता है, और एनवायरनमेंट में क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो रोल है एज अ पॉल्यूटेंट की तरह, एज अ ग्रीन हाउस की तरह, गैस की तरह, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही है, जिसकी वजह से मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो यहाँ पर हम देखते हैं ग्रेट बैरियर्स हैं उनको, जो ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर्स है या फिर कोरल है वो ब्लीचेस हो रहे हैं, पूरा का पूरा सिस्टम जिसकी वजह से हिल रहा है, वो एक इसका बहुत ही प्रोमिनेंट चीज़ है जिसकी वजह से यहाँ पर सवाल पूछा जा सकता है मेंस में कि क्यों ग्रीन हाइड्रोजन इतनी इम्पोर्टेंट हो जाती है, कैसे उसको बनाया जा सकता है, क्या क्या उसके फ़ायदे होंगे एनवायरनमेंट के ऊपर। फिलहाल के लिए हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर स्कीम में यहाँ पर क्या बात हो रही है। मिनिस्ट्री जो है नेशनल न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, उनका बोलना है कि उन्होंने जो यहाँ पर स्कीम निकाली है कि वो इशू को फरवरी तक गाइडलाइन दे चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें जो वैलिडेशन होगा टेक्नोलॉजी के हिसाब से किया जाएगा। जांच जो होगी उसमें इकोनॉमिक वायबिलिटी की बात भी यहाँ पर रखी जा रही है ताकि लोग उसको खरीद पाएँ, तभी तो उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा। और रिफ्यूलिंग स्टेशन हो, जब व्हीकल्स में उनको मिलेगा कुछ रिफ्यूल कराने के लिए, तभी तो लोग अपनी सुविधा के हिसाब से उनको खरीदेंगे। खैर इसके अंदर कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि सबसे पहले जो ग्रीन हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल्स होते हैं वो इतने सूटेबल नहीं है। जब 4 व्हीलर्स की हम बात करते हैं तो देखिए जैसे कि बैटरी से चलने वाले व्हीकल्स हैं उतने ज़्यादा वो सूटेबल नहीं हो पाते हैं, खास करके फ्यूल कॉस्ट उनसे बढ़ जाती है। और हाइड्रोजन जो रिफ्यूलिंग टेक्नोलॉजी है वो भी अभी इतनी एडवांस नहीं हो पाई है, जो अभी एक कहीं ना कहीं चुनौती बना हुआ है। दूसरा हम देख पाएंगे कि हाइड्रोजन जो होती है वो एक्सट्रीमली फ्लेमेबल होती है। फ्लेमेबल होने का क्या मतलब है कि हाइड्रोजन में बहुत ही जल्दी आग लगती है, आग पकड़ते हैं, यानी छोटी सी भी दुर्घटना के अनुसार आप खुद ब खुद अगर इसको एज अ फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हो तो अपनी जान को जोखिम में डाल रही हो, जो अगेन एक की बैरियर बन गया है कि हाइड्रोजन को एज अ ट्रांसपोर्ट फ्यूल इस्तेमाल करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यही कारण है कि कुछ फ्यूल जो है रिटेल स्टेशन के अंदर डीजल, पेट्रोल और सीएनजी के, वहाँ पर इतनी ज़्यादा केयर की इस्तेमाल नहीं पड़ेगी, लेकिन हाइड्रोजन के जो होंगे वहाँ पर बहुत ज़्यादा केयर की इस्तेमाल पड़ेगी। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है द रिस्क ऑफ वेपिंग क्वान्टिफाइड इन यूएस स्टडी। देखिए वेपिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रिक यहाँ पर सिगरेट। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक सिगरेट आई हुई हैं अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर, जिसके अंदर आपको डायरेक्टली निकोटीन जो कि यहाँ पर सिगरेट की उसको लेने से, कंज्यूम करने से एज अ माइंड में जाता है और एज अ आपको अलग तरीके की फीलिंग दिलवाता है, वो डायरेक्टली आपको मिल जाता है विदाउट स्मोक के। एक तो उससे धुआं नहीं निकलेगा सॉरी, एक तो आपको वहाँ से धुआं नहीं निकलेगा इसमें से, दूसरा क्या होगा कि कुछ भी पॉल्यूटेंट नहीं निकलेंगे, पीएम पॉल्यूटेंट जो मैटर होते हैं जो आपके लंग्स में जा सकते हैं। तो ये एज अ एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है, लेकिन और साथ में आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। लेकिन इससे हो क्या रहा है, इससे अभी एक स्टडी करवाई गई है कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के अंदर, जो कि अमेरिका के अंदर है, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, जिसने बताया कि जो भी यहाँ पर वेपिंग करते हैं, इलेक्ट्रिकल यहाँ पर सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, उनको हार्ट फेल होने के 19% चांस बढ़ रहे हैं। हार्ट फेलियर होता क्या है, चलिए ये भी समझ लेते हैं। हार्ट फेलियर का मतलब होता है जब आपकी जो हार्ट की मसल है या तो वो कमज़ोर हो जाए या फिर वो ब्लड को प्रॉपरली पंप ना कर पाए, तो जिसकी वजह से हार्ट फेलियर हो जाता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया उन कुछ चुनिंदा कंट्रीज़ में से एक है जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यानी कि सिगरेट को बनाने में, इंपोर्ट करने में, ई सिगरेट्स का, उन सभी चीज़ों के ऊपर बैन लगाया हुआ है। लेकिन फिर
फिर भी इंडिया के अंदर ग्रे मार्केट के अंदर, ब्लैक मार्केट जो होता है वहाँ पे 23% ऐसे युवा हैं जो इसको अभी भी इस्तेमाल करते हैं, और इन 23% में से 8% ऐसे हैं जो इसका डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये आंकड़े हमें पता चलते हैं जो कि जर्नल प्रिवेंटिव मेडिसिन रिपोर्ट्स में छापे गए थे कि इंडिया के अंदर जो ग्लोबल ऑडिट है 0.02% वो फिलहाल में टबैको के अंदर ई सिगरेट के इस्तेमाल कर रहे हैं। वेप्स या ई सिगरेट, वेप्स या ई सिगरेट का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉनिकली हीट अप करेगा सॉल्यूशन को जो कि ग्लिसरीन का होता है, जिसके अंदर अलग अलग फ्लेवर्स होंगे, निकोटीन होगा, कुछ एडिक्टिव सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, मान लीजिए जिससे आपको लगातार आदत लगी ही रहे। पीपल इसको यूज़ कर रहे हैं कि ताकि उनको निकोटीन मिल सके, और जो स्मोकिंग से तार निकलता है वो हार्मफुल होता है, उससे बचा जा सके। इसी वजह से वो इसके अंदर एज अ एड की तरह इस्तेमाल करते हैं कि उनकी जो स्मोकिंग सेंसेशन है वो भी इससे मिल जाए और उनको नुकसान भी ना हो। लेकिन अभी तक इनफ डाटा नहीं था जो बता सके कि यूज़ ऑफ ई सिगरेट एक्चुअली में हेल्प करता है आपको स्मोकिंग को छुड़वाने के अंदर। अभी जो डाटा है उससे हमें जस्ट स्टडी से ये पता चला है कि इसके और भी ज़्यादा नुकसान है जब आपके हार्ट के ऊपर बातें आती हैं तो। खैर, अगर कोई भी स्मोकिंग की तरफ जाना चाह रहा है तो प्लीज़ ऐसा ना करें, ये गलत चीज़ें होती हैं। इतना कमज़ोर किसी को नहीं होना चाहिए कि आपको अगर कोई काम करना है, आप अगर सैड हैं तो आप इस दिशा में जाकर इस तरीके से अपने आप की मदद करने की सोचें। आप एक्चुअली में अपनी मदद नहीं करेंगे बल्कि अपने आप को और ज़्यादा अंधेरों की तरफ धकेल देंगे। तो इतने कमज़ोर ना बने, अपने ऊपर संयम रखें, काबू रखिएगा। और यहाँ पर हम चलते हैं अभी नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जो कि है कॉपीराइट वर्सेस एआई। देखिए यहाँ पर जो आर्टिकल लिखा गया है मेनका गुरुस्वामी के द्वारा, बात कर रही है द न्यूयॉर्क केस के ऊपर में। न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से केस किया गया है ChatGPT के ऊपर। ChatGPT के ऊपर केस करने का उनका कारण था कि अभी जो ओपन एआई के द्वारा ये एक ऐप बनाया गया है, इसके अंदर हम देख पाते हैं कि हमारे लाखों मिलियंस ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनको हमारी मर्जी के बिना कॉपीराइट का जो आते थे, जिनको कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता था, उनका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये एक मॉडल जो है वो लैंग्वेज के ऊपर यहाँ पर काम करता है। खैर, अभी तक इस केस में ऐसा नहीं है कि हमें पूरा का पूरा इसका रिजल्ट आ चुका है। बहुत ही बड़ा केस ये बना हुआ है फ़िलहाल के लिए, और इसी के ऊपर हम यहाँ पर इस आर्टिकल को छोड़ देते हैं कि इससे हमारा रिजल्ट जब निकल कर आएगा, जब हमारे पास न्यू पॉइंट्स होंगे, हम उस पर डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए ये यूरोपियन यूनियन के आगे चल रहा है। यूरोपियन यूनियन के द्वारा एक पहले वाले यहाँ पर जो न्यूज़ है उस पर भी रेलिवेंट दिया गया है। कहा गया है कि पहले जब शुरुआत के अंदर यहाँ पर नई टेक्नोलॉजीज आई थी तो ऐसे ही एक केस हुआ था, लेकिन जो ओपन एआई है और जो माइक्रोसॉफ्ट है, दोनों ही जिसने जेमिनी को यहाँ पर लेकर आए थे, उनके भी खुद के चैट यहाँ पर आ चुकी हैं। एआई के रेवोल्यूशन सा हो चुका है। ओपन एआई ChatGPT के आते ही बहुत सारे आप GPTs को देख पाएंगे। सो इन सभी का बोलना है एक तरीके से, इनकी आवाज़ ये है कि देखिए बेटर फ्यूचर के लिए यहाँ पर नई टेक्नोलॉजीज़ का होना ज़रूरी है। हालांकि हम इसको बाद में अच्छे से एनालाइज करेंगे मंथली मैगजीन के अंदर भी। फ़िलहाल के लिए दोनों न्यूज़पेपर को ख़त्म करते हैं, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। इससे मुझे हौसला मिलेगा, मैं और अच्छी बेहतर वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। अभी के लिए चलती हूँ, कल फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।